यस। गुड इवनिंग। एक बार आप वॉइस कंफर्म करो ना, जो लोग ऑनलाइन हो। ओके। चलो, ध्यान देना आप लोग। सी फर्स्ट लेक्चर है ना, तो अपने थोड़ा वो मैं आपको सब्जेक्ट डिटेल बता दूं एग्जैक्टली है क्या सब्जेक्ट में। एंड देन वेट वैसे अपने असाइन करते थे, बट लास्ट 2 अटेम्प्ट से बंद कर दिया, ठीक है, बिकॉज गारंटीड नहीं है वो कौन से कहाँ से कितना वेट का पूछेंगे वो लोग। बट स्टिल आपको अगर थोड़ा हाईलाइट देखना हो पूरे सब्जेक्ट का कि पूरे सब्जेक्ट में है क्या, तो मैं वो शेयर कर रहा हूँ एग्जैक्टली कितने टॉपिक्स एंड ऑल दैट, राइट। चलो, तो पहला टॉपिक है दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। सेकंड इज म्यूचुअल फंड। एक्चुअली ऐसा कोई सीक्वेंस नहीं है, हमको जैसे ठीक लगेगा वैसे पढ़ेंगे, कोई सीक्वेंस इसमें रिक्वायर्ड नहीं है। थर्ड इज फॉरेक्स। फोर्थ आपका डेरिवेटिव है। फिफ्थ जो है दैट इज कैपिटल बजटिंग। ना कैपिटल बजटिंग एक बार आप पढ़ा है इंटरमीडिएट में, राइट। दैट वाज अ डोमेस्टिक कैपिटल बजटिंग, कि इंडिया में और इंडिया में प्रोजेक्ट कर रहे हो तो हाउ एग्जैक्टली यू आर गोइंग टू इवैल्यूएट। दैट विल बी अ रिपीटेड पार्ट, वो होगा थोड़ा डिटेल वर्जन के साथ। एंड पैरेलली एक आपका इंडियन कैपिटल बजटिंग होगा, मतलब जो इंडिया का है वही। ठीक है, आप इंडिया में हो और यू आर इवैल्यूएटिंग एनी प्रोजेक्ट रिलेटेड टू इंडिया। और सेकंड जो होगा वो वी कैन से आउटसाइड इंडिया, जो फॉरेन, और वी कैन से इंटरनेशनल कैपिटल बजटिंग, राइट। आउटसाइड इंडिया जो प्रोजेक्ट हो रहे हैं उसका कैपिटल बजटिंग करना अपने को। इसमें होने क्या वाला है पता है, जो इनफ्लो एंड आउटफ्लो है ना, दैट विल बी कोटेड इन टर्म्स ऑफ डॉलर, यूरो, पाउंड, इस तरीके से कोट करेंगे। बाकी सिस्टम वही है, इनफ्लो वर्सेस आउटफ्लो को कंपेयर करना है। एंड पीवी ऑफ इनफ्लो इज हायर देन पीवी ऑफ आउटफ्लो, देन प्रोजेक्ट इज एक्सेप्टेड। अल्टीमेट मैसेज वही है, बट फिर भी थोड़ा प्रॉपर आपको करना पड़ेगा उसमें, राइट। सिक्स जो टॉपिक है दैट इज लीज। फिर है ना, इसके अलावा बहुत सारे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं, छोटे छोटे बहुत टॉपिक है, मतलब उसके भी 2-4 सेशन अलग से लगेंगे अपार्ट फ्रॉम दिस कोर 6 टॉपिक। फिर है ना, थोड़ा इंटरमीडिएट का अगर इवोपरेट हुआ हो तो उसको कवर अप करने के लिए 4 सेशन है, दैट इज कॉल्ड बिल्डिंग ब्लॉक। इन टोटल 4 सेशन होंगे बिल्डिंग ब्लॉक के, राइट। उसके अलावा आपका एक टीवीएम का एंड कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ये एक्चुअली है ना, नाइन्थ वाला जो मैंने ऐड किया ना, इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर एवरीवन, बिकॉज हम लोग जो पढ़े हैं वही है, टीवीएम जो आप इंटरमीडिएट में पढ़े हो वही हो। बट अगर आपका मिस हो गया या आपको इतना क्लैरिटी नहीं था उस टाइम, तो एक बार क्विक रिव्यू हो जाएगा वो सब चीजों का। मतलब ये जो यहाँ पे लिखा है ना मैंने यहाँ से लेके, ये एक्चुअली कोई टॉपिक नहीं है, बट वी हैव क्रिएटेड दैट कि बिल्डिंग ब्लॉक में 4 सेशन है। उसमें थोड़ा बहुत है ना, इंटर और फाइनल के बीच में जो गैप होता है, ठीक है, जैसे बहुत सारे 4-5 टॉपिक है, लाइक कंटिन्यूअस कंपाउंडिंग करके एक टॉपिक है, दैट विल बी कवर्ड इन अ बिल्डिंग ब्लॉक। ठीक है। फिर शॉर्ट सेलिंग जो मार्केट में होता है, आपके पास स्टॉक है नहीं फिर भी आप बेच सकते हो, तो वो रियल लाइफ में एग्जिस्ट करता है और बहुत बार उसका यूज होगा अपने डिस्कशन में। बट अगर आपको पता नहीं है ना कि एग्जैक्टली वो कैसे ऑपरेट करता है, तो कभी कभी डिस्कम्फर्ट लगेगा। तो दैट इज द रीजन कि बिल्डिंग ब्लॉक में उसका डिस्कशन होगा कि एग्जैक्टली आपके पास स्टॉक नहीं है, हाउ यू कैन सेल दैट स्टॉक। समझ में आ रहा है ना, आपके पास है नहीं डीमेट अकाउंट में, स्टिल यू वांट टू सेल, दैट इज कॉल्ड शॉर्ट सेलिंग। इंट्राडे में इंडिया में पॉसिबल है, तो आपको वो एग्जैक्टली ऑपरेट कैसे होता है वो आपको अपने वहां पे कवर करेंगे। अदरवाइज आपको डाउट नहीं आएगा। सी जो भी आप सेल करते हो तो कोई ना कोई बायर है,
आपने ऐसा स्टॉक बेच दिया जो आपके पास है नहीं, तो बायर को मिलेगा क्या? जनरली आपने बेचा तो बायर के डीमेट अकाउंट में जाना चाहिए ना, ठीक है। और शॉर्ट सेलिंग का कंसेप्ट क्या है? मेरे पास नहीं है बट स्टिल आई वांट टू सेल दैट असेट और वी कैन से सेल दैट स्टॉक। तो होगा क्या कि आप बेचोगे बट बायर को डिलीवरी नहीं मिलेगा, तो बायर को प्रॉब्लम है, बट हाउ एग्जैक्टली दैट मैकेनिज्म इज ऑपरेटेड, उसका अंडरस्टैंडिंग होना इंपॉर्टेंट है। ऐसे 4-5 टॉपिक है दैट विल बी कवर्ड इन अ बिल्डिंग ब्लॉक। मोस्ट लाइकली जो जनवरी भी अपना नॉर्मल बैच रिज्यूम होगा ना, जहाँ पे डेली लेक्चर्स होंगे, उससे पहले विल ट्राई टू कवर अप बिल्डिंग ब्लॉक एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, ठीक है। इतना आपने ट्राई करेंगे कि खत्म हो जाए। सो उसके बाद तो वैसे इंडिपेंडेंट है, मान लो कोई वहां से एंटर करता है तो स्टिल आपको समझ में आएगा, बिकॉज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट इज नॉट लिंक विद एनीथिंग एल्स, कोई और टॉपिक से लिंक नहीं है। क्लियर है? तो एक बार ये लिख लो। जनरली है ना, 1-2 अटेम्प्ट से पहले मैं इसमें वेट लिखवाता था कितने मार्क्स का क्या आता है, बट वो अभी लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको सब पढ़ना है, सब एग्रेसिवली पढ़ना है और एकदम डिटेल में सब पढ़ना ही है, राइट? लिख लो आप लोग। तूने देख लिया वो वीडियोस में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट पूरा पूरा देख लिया? तो फिर तू देख ले, एसएफएम में ना आना हो तो मजा ना, फालतू का टाइम क्यों बिगाड़ना। अगर वो डाउट जैसा हो कि भाई कनेक्ट नहीं हुआ वीडियोस में, तो आप आ सकते हो, कोई प्रॉब्लम। चलो एक बार देखना आप लोग, यहाँ पे हो गया ये। मैं मार्क्स नहीं लिखवा रहा हूँ और रिक्वायर्ड भी नहीं, मैं वापस से बोल रहा हूँ। वो कोई सिस्टम सेट नहीं है, आपको सब प्रॉपरली पढ़ो और कहीं से भी वेट कितना भी आ सकता है, सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एक बाइफिकेशन होता है जनरली कि इसमें से टेक्निकल क्या है और मैकेनिकल क्या है। टेक्निकल मीन्स व्हाट, कि जहाँ पे कंसेप्चुअली लोडेड डिस्कशन होगा, मतलब आपको वो रटने वाला माइंडसेट चलेगा ही नहीं वहां पे, ऐसे टॉपिक्स है कुछ। और कुछ मैकेनिकल टॉपिक है। मैकेनिकल मीन्स व्हाट, कि एक बार आपने सुन लिया, देन रिपीटेड बेसिस पे सेम नेचर के सम मिलेंगे आपको। मतलब पहला सम करा आपने और 20th सम कर रहे हो ना, तो यू विल हार्डली फाइंड अ डिफरेंस कि भाई क्या ज्यादा डिफरेंस पड़ा। तो ऐसे 1-2 टॉपिक है, बाकी सारे के सारे आपके टेक्निकल टॉपिक है, ठीक है, जहाँ पे आपको एकदम डिटेल में हर सम में कुछ नया मिलेगा। तो आप ये म्यूचुअल फंड को अपने ना मैकेनिकल कैटेगरी में रख सकते हैं कि यहाँ पे एक बार देखा और फिर प्रॉब्लम नहीं पड़ेगा ज्यादा। बाकी ये जो फॉरेक्स है दैट इज अ प्योर टेक्निकल। डेरिवेटिव्स में अब 3 बार टेक्निकल लिख लो तो भी चलेगा, ठीक है। इट इज हार्ड कोर अ टेक्निकल कॉन्सेप्ट और बहुत सारी चीजें इंक्लूडेड है डेरिवेटिव में। मैंने ना इंटरमीडिएट में आपको बोला था यू शुड हैव अ डीमेट अकाउंट। अगर है और नहीं है, दोनों में से एक होगा ना, उसका कितना बड़ा सिग्निफिकेंस है ना, यू विल कम टू नो इन डेरिवेटिव। अगर आपके पास है तो उसका कितना रोल हुआ आपके अंडरस्टैंडिंग में। सी मार्क्स सेकेंडरी मैटर है, बट जो क्लैरिटी ऑफ अंडरस्टैंडिंग है ना कि ये क्या चल रहा है, उसके लिए डीमेट अकाउंट रिक्वायर्ड है। अगर आपने ओपन करवाया और थोड़ा बहुत पता चलता है कि डेरिवेटिव्स क्या होता है, फ्यूचर्स क्या है, ऑप्शंस क्या है, तो यहाँ पे ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाओगे। ये पूरा का पूरा टेक्निकल है। लीज आप मैकेनिकल कह सकते हो। ये तीनों टॉपिक कॉम्बिनेशन मैकेनिकल एंड टेक्निकल दोनों हो सकते हैं, ठीक है। और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी कॉम्बिनेशन ऑफ मैकेनिकल एंड टेक्निकल है। सी पोर्टफोलियो मैनेजमेंट एज सच है ना, दो अप्रोच से पढ़ सकते हो आप। एक तो क्या है कि उसमें स्टैट का बहुत बड़ा रोल है, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोवेरियंस, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। वो आप पढ़ा है ना, 12th में पढ़ा है आपने, ग्रेजुएशन में भी पढ़ा होगा। तो वो अप्रोच से भी पढ़ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू विल गेट फुल मार्क्स। तो मैंने दोनों इसलिए लिखा है क्योंकि इनिशियली जब पहली बार अपने स्टैंडर्ड डेविएशन बोलेंगे ना, तो विल ट्राई टू एक्सप्लेन द मैसेज कि एग्जैक्ट क्या मीनिंग होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का एंड वेयर इट इज एप्लीकेबल और वी कैन से यूजफुल।
अगर आप उसको पकड़ पाए, दैट इज द जेन्युइन वैल्यू एडिशन। अगर नहीं पकड़ पाए ना, तो फिर वो टेक्निकल नहीं, मैकेनिकल चैप्टर है कि आप आंसर ला रहे हो फटाफट। तो वो दोनों कैटेगरी में है, आप कुछ तरीके से पढ़ते हो ना, वो इंपॉर्टेंट है। मेरा ऐसा मानना है कि उसको आपको मीनिंग के साथ पढ़ना चाहिए। इनिशियली विल ट्राई दैट, बट अल्टीमेटली है ना, उसमें बहुत सारे रिपीटेटिव सम है, क्लियर है। तो वो कॉम्बिनेशन है, उसमें आप जिस अप्रोच से पढ़ोगे उस अप्रोच की कैटेगरी में रख सकते हो। ये एक बार ओवरव्यू है, आपको पता होना चाहिए कि अपने साथ क्या होने वाला है, ठीक है। क्योंकि ये जनरली है ना, मैं जनरली ये कहता रहता हूँ कि एसएफएम में ना दो कैटेगरी के स्टूडेंट रहते हैं ऑलवेज, पूरे के पूरे फाइनेंस में। या तो सब समझ आ रहा है, या तो हर बार फ्रस्ट्रेशन है, ठीक है। या तो आप एकदम क्लैरिटी से आपको कनेक्ट हो रहा है, या तो हर हर कोई नया डायलॉग आया ना, आपको ऐसा लगा कि ये कुछ ऊपर से जाएगा, ठीक है। तो आप हाई इंटेंसिटी से पढ़ो डे वन से, तो ये इजी है और स्कोरिंग है। ग्रुप 3 में है ना, इफ यू आर एक्सपेक्टिंग गुड मार्क्स फ्रॉम डीटी, दैट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि लेंथ इतना है और इतनी सारी चीजें मेमोराइज भी करनी पड़ती है डीटी में, तो सेक्शन याद रखो एंड ऑल दैट। यहाँ पे मेमोराइज नहीं करना पड़ेगा, वो गारंटीड है। आपको रटना कुछ नहीं पड़ेगा, बट आपका वो डेली बेसिस पे कनेक्ट चाहिए, राइट। तो मार्क्स अच्छे से आएंगे और आते भी है, और उल्टा भी है, मतलब अगर वो प्रोसेस नहीं करते हो डेटा को, तो प्रॉब्लम भी है इस सब्जेक्ट में। चलो, जो स्टार्ट करना है ना, दैट इज पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। ओके, सो ना एक बार मैं आपको इसको लिख देता हूँ कि एग्जैक्टली क्या कवर करना है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। यू कैन बाइफरकेट दैट इनटू 4 पार्ट्स। पहला है आपका बेसिक, ठीक है। बेसिक में बहुत सारे कैलकुलेशन है। दूसरा है मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, जिसको अपने एमपीटी कहते हैं, ठीक है। एमपीटी, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी। सेकंड इज कैपिटल, थर्ड इज कैपिटल मार्केट थियरी, दैट इज सीएमटी। एंड फोर्थ इज मिसलेनियस टॉपिक, ठीक है। ये चार चीजें हैं दैट वी नीड टू कवर इन योर पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। बेसिक मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, दैट इज कॉल्ड एमपीटी, देन कैपिटल मार्केट थियरी, सीएमटी, एंड फाइनल है आपका मिसलेनियस टॉपिक। अब है ना, बेसिक में बहुत सारे डेटा है, मतलब बहुत सारे स्टेटिस्टिकल डेटा है, ठीक है, जिसका कैलकुलेशन करना है। बेसिक कोई कंपोनेंट नहीं है पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का, दैट वी हैव क्रिएटेड। क्योंकि सीधा मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी में बात करेंगे तो वहां पे बहुत सारे स्टैट के डेटा है। तो एक क्या होता है कि आपको कैलकुलेट करना आ रहा है, और दूसरा क्या है कि आपको पता है कि ये क्या मैसेज कन्वे करता है ये कैलकुलेशन। तो बेसिक है ना, हमने क्रिएट किया है। उसमें क्या क्या कवर होगा ध्यान देना। मीन, मीन मीन्स एवरेज, ठीक है, जो एवरेज करना है वो। सेकंड है एसडी, स्टैंडर्ड एविएशन, ये वर्ड सुना है ना, स्टैंडर्ड एविएशन। थर्ड जो है वो है सीओवी, कोवेरियंस, ठीक है। फोर्थ जो है दैट इज सीवी। लोगों को कंफ्यूजन रहता है सीओवी और सीवी में, इट इज अ कोवेरियंस, और दूसरा है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएंस टू बी प्रिसाइज, या वेरिएशन जो बोलना हो। तो दोनों में डिफरेंस है, वो जब आएगा तब पता चलेगा। एंड फिफ्थ इज आर, दैट इज कोरिलेशन। ये पांच टर्म अपने को क्लियर पता होने चाहिए, एंड देन यू कैन स्टार्ट मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी एंड देन कैपिटल मार्केट। मिसलेनियस टॉपिक बहुत सिंपल है, वो लेटर पार्ट में एक आध सेशन में कवर्ड होगा, ठीक है। एक बार लिख लो चलो आप लोग ये। वैसे अगर वेट लिखना हो ना, तो यू कैन राइट 10 to 15 मार्क्स, बट है ना, कोई गारंटी नहीं है। कम आया तो मेरे को नहीं कहना। 10 to 15 मार्क्स एक बार लिख सकते हैं ऐसा ऐसे।
चलो हो गया ना कॉपी, ये डन। सी अभी ना आप लोग अभी कैंपस का आपके पास है इंफॉर्मेशन, कल का आज का इंफॉर्मेशन आया? हाँ वो तो पीएफसी नहीं, आज का है, आज का आपके पास इंफॉर्मेशन किसी के पास? पीएफसी में कल 2 लोगों को लिया ना, हाँ वो 28 लाख। आज भी है ना बहुत सारे हैं, आईटीसी में, आईटीसी होटल्स में बहुत सारे लोगों को लिया है, वेदांता ने लिया था, वेदांता ने कल ही 12 लोगों को लिया था, आज कुछ और लोगों को लिया है, नॉर्थन रीजन वाला। मैं ना डिस्कशन एक्चुअली एक और था, आपका ना कन्वेंशनल एज अ सीए में, आप समझना ध्यान से, यू कैन टेक एंट्री इन अकाउंट्स, राइट? अकाउंट्स में जा सकते हैं, कॉस्टिंग में जा सकते हैं, दैट इज द कन्वेंशनल रूट। और कहाँ जा सकते हैं? टैक्सेशन में जा सकते हैं, जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अगेन थोड़ा एंट्री बैरियर है इन टैक्सेशन ऑल्सो, क्लियर है? बाकी ये 2 रूट ऑलवेज ओपन रहते हैं फॉर एनी सीए और सीएमए, ठीक है? आपका ये दोनों में से आप जनरली कॉस्टिंग में अगर आप गए तो सीएमए को प्रेफर करेंगे, और अगर अकाउंट्स में गए तो सीए को प्रेफर करेंगे। टैक्सेशन है, लॉ वाला पार्ट है, वो सब है ना आपकी इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे डिपेंड करता है, बट है ना फाइनेंस का जो एंट्री रूट है ना, दैट इज ऑलवेज क्लोज फॉर एनी इंडियन प्रोफेशनल, हाँ सीए सीएमए सीएस कोई भी हो, उसको यहाँ एंट्री नहीं मिलती है, ठीक है? बट अगर आपको लेना हो वहां पे, बिकॉज है ना वो मतलब फाइनेंस की दुनिया अलग है, और जिसको एंट्री मिल जाए वहां पे, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि भाई आपको इन्वेस्टमेंट बैंकर बनना है, तो यहाँ पे भी अभी पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जो लोग गए हैं ना, मान लो जिन जो सीए में या सीए करके गए हैं, दे आर डूइंग गुड इन फाइनेंस, तो अभी है ना बहुत सारे कंपनी वो एक छोटा सा विंडो ओपन रखते हैं कि वो सीए सीएमए को भी फाइनेंस में एंटर करवा दे, इन्वेस्टमेंट बैंकर्स की बात कर रहा हूं मैं, बट अगेन वो इंडिविजुअल कैपेबिलिटी पे है, आपको वहां जाके इंटरव्यू में बॉस और ही सुपर परफॉर्म करना पड़ेगा। एंड पैरेलली आपको ना ये 2-3 चीजें जो है ना यहाँ पे, एक ये रहा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, एक डेरिवेटिव, एक कैप बच, और ये फॉरेक्स, ये 4 चीज बहुत डोमिनेंटली आनी चाहिए, मतलब एकदम क्लैरिटी के साथ। तो यू कैन टेक एंट्री इन फाइनेंस ऑल्सो, बहुत सारे स्कोप है वहां पे भी, अगर आपको जाना हो। अहमदाबाद में ही बात कर रहा हूँ, आउटसाइड अहमदाबाद जाने की भी जरूरत नहीं, क्लियर? बट ये 4 टॉपिक बहुत डोमिनेंटली आने चाहिए, तो आपको एंट्री मिल सकता है, प्रोवाइडेड उसके आप अगर एडिशनल भी अगर आप कुछ कर पाओ, लाइक ना बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स होते हैं, तो जैसे ही आपका एग्जाम खत्म होता है ना, लास्ट एग्जाम फाइनल का, इफ यू आर इंटरेस्टेड इन फाइनेंस, तो 2-3 सर्टिफिकेट कोर्स है जो 15 दिन 20 दिन 15 दिन 20 दिन के, अगर आप वो ऐड कर पाओ, और बहुत नॉमिनल चार्जेस पे वो, अगर आप वो ऐड कर पाओ ना, तो आपके लिए फाइनेंस के डोर्स भी ओपन है। और मैं वापस से कह रहा हूँ, फाइनेंस बाकी सबके कंपेयर में सैलरी वाइज तो 2 टाइम्स या 1.5 टाइम्स ही है कंपेयर टू एनी अदर फील्ड, अकाउंट कॉस्टिंग टैक्सेशन लॉ पकड़ लो, एंट्री मिलना चाहिए, ठीक है? दैट इज दी रिक्वायरमेंट कि आपको एंट्री मिले वहां पे। अभी अपने करंट बैच में 2 लोग इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फॉर्म में ज्वाइन हुए हैं, करंट बैच से जो पास आउट है ना, वो जनरली सीए सीए में को एंट्री नहीं मिलता है, बट 2 लोग को मतलब नियर टू फाइनल ही है, इनिशियली उनका सैलरी कम है, बट ऑब्वियस है आपको जो फील्ड में जाना है वहां पे आप सैलरी कम में भी सेटल करोगे अगर जाना ही है तो, राइट? चलो आ जाना अपने यहाँ पे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का जो डिस्कशन है, सी एज सच है ना, वी हैव टू स्टार्ट विद दिस ओनली, बेसिक से ही स्टार्ट करना है, बट मेन जो फोकस है वो ये 2 चीजों पे, मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी और कैपिटल मार्केट थियरी। मैं ना हर बार बोलता हूँ कि ये दोनों इतने इंपॉर्टेंट है, वैसे इसका कोई एकेडमिक रिलेशन नहीं है, बट फिर भी वो आपको पता होना चाहिए कि दोनों थियरी इतनी डोमिनेंट है कि दोनों को नोबेल प्राइज मिला हुआ है, मतलब ऐसे दोनों की दोनों थियरी, पहले मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी आया, उसको करेक्ट करते हुए क्या आया, कैपिटल मार्केट थियरी, उसने लूप फोल निकाले मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी के। आप इमेजिन करो, जिसमें लूप फोल है ना उसको भी नोबेल प्राइज मिल गया है। उसके बाद कैपिटल मार्केट थियरी ने आके 2 चीजें एक्स्ट्रा बोली कि आप ये गलत कर रहे थे, तो उनको भी नोबेल प्राइज मिला है। तो वो थियरी इतना सुपर था, और बहुत ज्यादा चेंज हुआ इन्वेस्टमेंट का पर्सपेक्टिव विद द हेल्प ऑफ दैट थियरी। और ऐसा कहा जाता है कि मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी का जो इन्वेंशन हुआ ना, उसने इन्वेंट किया म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री को, कि जब मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी इन्वेंट हुआ उसके बेसिस पे म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री ग्रो करा है, राइट? तो वैसे तो मेरे को बेसिक से ही स्टार्ट करना है, बिकॉज विदाउट बेसिक आप कुछ समझ नहीं पाओगे, बट फिर भी अगर अपने बेसिक से स्टार्ट करते हैं ना, तो बहुत बार वो फील नहीं आता है, कनेक्ट छूट जाता है, क्योंकि है बोरिंग, मीन एसडी कोवेरियंस सीवी कैलकुलेशन बोरिंग है, ठीक है? तो मैं पहले ना एक सेंट्रल थीम शेयर कर रहा हूँ मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी का, कि व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी। कुछ लिखना नहीं है अपने को, एक भी लाइन लिखेंगे नहीं उसका, सिर्फ एक बार वो समझ लेके एग्जैक्टली वो क्या कन्वे करना चाह रहे हैं, उसके बाद वापस से बेसिक्स को कंप्लीट करेंगे,
और बेसिक को कंप्लीट करके विल एंटर इन मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, राइट। चलो ध्यान देना आप लोग, समझ में आना क्या करना है अपने को। वी आर जस्ट शेयरिंग द सेंट्रल थीम ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, उसका कुछ भी लिखना नहीं है। फिर वापस से वो मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी का जो डिस्कशन आएगा ना, उसमें ये मीन, एसडी, ये सारे वर्ड आएंगे, कोरिलेशन, तो फिर हम वापस से पहले उसको करेक्ट करेंगे एक एक चीज को, फिर वापस से ये मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी पे आएंगे, राइट। चलो ध्यान देना, व्हाट इज द सेंट्रल मैसेज ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी? इट सेज दैट व्हेन यू कंबाइन असेट्स इन अ पोर्टफोलियो, व्हेन यू कंबाइंड असेट्स, ठीक है, कि आप एक जगह पे इन्वेस्ट कर रहे हो, उसकी जगह एक और असेट में इन्वेस्ट करो, इट इज कॉल्ड डाइवर्सिफिकेशन, राइट। सो मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी का वन लाइनर मैसेज ये है, व्हेन यू कंबाइंड असेट्स इन अ पोर्टफोलियो योर रिटर्न विल बी वेटेज एवरेज। रिटर्न जो मिलेगा ना वो मिलेगा, ठीक है। वेटेज एवरेज मतलब उसका जितना रिटर्न है उसमें जितना वेट है वो मैथमेटिकल भी आएगा। वापिस से अल्टीमेट जो सेंट्रल मैसेज है ना मॉडर्न पोर्टफोलियो का थियरी, इट सेज दैट व्हेन यू कंबाइन असेट्स इन अ पोर्टफोलियो, रिटर्न कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, बट योर रिस्क विल रिड्यूस। रिस्क आपका क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। लाइक एक बार ध्यान देना, मान लो आपके पास एक स्टॉक ए है, एक स्टॉक बी है। ए का जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ना, मतलब आप ए में जो पैसा लगा रहे हो, आप पैसा लगाओगे तो आपको क्या मिलेगा? एक्सपेक्टेड रिटर्न। कोई भी जब पैसा लगाता है ना स्टॉक में या कोई भी असेट में, ठीक है, मैंने ना दो स्टॉक को कंबाइन करने का नहीं बोला, मैंने क्या बोला? व्हेन यू कंबाइन असेट इन अ पोर्टफोलियो। बिकॉज अगर ये वर्ड बोलता ना व्हेन यू कंबाइन टू स्टॉक, उसका स्कोप छोटा है कि हम इक्विटी स्टॉक का बात कर रहे हैं, बट ये इक्विटी स्टॉक का बात नहीं है। इट सेज दैट व्हेन यू कंबाइन असेट इन अ पोर्टफोलियो, एक स्टॉक एक गोल्ड, दैट इज कॉल्ड पोर्टफोलियो। क्लियर? ऐसा नहीं कि दो स्टॉक से ही पोर्टफोलियो बनता है, दो असेट से आपका पोर्टफोलियो बनता है। अगर आप सिंगल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड सिंगल इन्वेस्टमेंट, बट सपोज यू हैव डाइवर्सिफाइड योर फंड amongst different stock or amongst different class of asset, that is also a portfolio। एक स्टॉक पकड़ा है और एक गोल्ड लिया है, या एक स्टॉक लिया है और एक रियल एस्टेट में पैसा लगाया है, ये पोर्टफोलियो है, ठीक है। इसको अपने प्रिसाइजली पोर्टफोलियो कह सकते हैं, और वी कैन से डाइवर्सिफिकेशन करा है आपने, राइट। बट अपने डिस्कशन में स्टॉक ही रखते हैं, ठीक है। तो मान लो एक स्टॉक ए है जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपका 10%, और स्टॉक बी है जिसका एक्सपेक्टेड रिटर्न है आपका 14%। अब है ना, एकदम कोई भी असेट में जब पैसा लगाएगा ना, ये दो चीज तो बहुत बेसिक पैरामीटर है, उसका एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना कमाएंगे और उसमें कितना रिस्क है। क्लियर है? तो ये जो मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी है ना, आप कैसे क्वांटिफाई करते हो रिस्क को? चलो ना, मैं लेमन वाइज पूछ रहा हूँ। आई वांट टू आइडेंटिफाई द रिस्क इन एनी असेट, ठीक है, कि इसमें रिटर्न है, रिटर्न उसने बोला 10 और 14, और मुझे अभी क्वांटिफाई करना है कि इसमें रिस्क कितना है। कैसे होता होगा? रिस्क का मेजरर क्या है? मतलब रिस्क कैसे मेजर होता है? ये मैं सिंपल पूछ रहा हूँ, आप ज्यादा सोचना मत ऊपर नीचे। मैं बोल रहा हूँ आपको एक जगह पे 1 लाख रुपए लगाने, तो आप ये दो पैरामीटर तो चेक करोगे ना कि कितने पैसे मिलेंगे, दैट इज योर रिटर्न, और दूसरा इसमें कितना रिस्क है। ये है ना सुपरफिशियल वर्ड है कि इसमें रिस्क ज्यादा है और कम है, कितना कम कितना ज्यादा है, कैसे क्वांटिफाई होता होगा? चलो मैं आपको फील देता हूँ, एक बार ध्यान देना। मान लो ये स्टॉक ए है और ये स्टॉक बी है, करेक्ट। स्टॉक ए में पिछले 3 साल से क्या हुआ है कि एक जगह पे 8% रिटर्न आया, फिर आपका 12 आया और फिर 10 आया, ठीक है। और आपको स्टॉक ए में पैसा लगाना है, ये पिछले 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड है फॉर स्टॉक ए। मार्केट सिचुएशन, ओके। तो अगर ये 3 साल का रिटर्न है और आपको एक्सपेक्ट करना है कि अगर स्टॉक ए में हम पैसा लगाएंगे तो अगले साल कितना रिटर्न मिलेगा, तो कैसे एक्सपेक्ट करोगे, कैसे निकालोगे एक्सपेक्टेड रिटर्न? एवरेज ना, ऑब्वियसली लास्ट 3 साल का एवरेज। तो लास्ट 3 साल का एवरेज करोगे तो क्या आएगा? 10, 8 + 12 + 10 डिवाइडेड बाय 3। क्लियर है? अब है ना, बी है, इसमें 15 था, सॉरी 5, 15 और 10। इसका अगर एक्सपेक्टेड रिटर्न निकालना हो तो सेम मैकेनिज्म, अब क्या करोगे? टोटल करके डिवाइडेड बाय 3, ये 10% आया। तो ये दोनों स्टॉक का एक्सपेक्टेड रिटर्न क्या आ रहा है? 10, विदाउट एनी काइंड ऑफ कैलकुलेशन। आप बोलो ना इस दोनों में से ज्यादा रिस्की स्टॉक कौन सा है, बी ए की बी? बी। वो फील का बात है ना, क्यों? क्योंकि आप वो दे रहा है 10%, बट कभी 5, कभी 15, कभी 10, वो भी 10 दे रहा है, बट वो जो डेविएशन का पॉसिबिलिटी है ना 8, 10 और 12, वो थोड़ा नैरो डाउन हो गया, राइट। तो हम लोग क्वांटिफाई कैलकुलेट नहीं कर पा रहे, बट विदाउट कैलकुलेशन यू कैन से दैट कि बी इज मोर रिस्की कंपेयर टू ए। ये जो ज्यादा रिस्क वाला आपको फील आ रहा है ना, वो उसका स्टैंडर्ड डेविएशन है।
हम लोग कैलकुलेट करेंगे अभी कि अगर मैं इसको कैलकुलेट करूं, आई कैन गारंटीड यू कि बी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है ना वो ज्यादा आएगा कंपेयर टू ए। मैंने मीनिंग ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन एक्सप्लेन नहीं किया है, वो फील है कि भाई स्पीड ज्यादा डेविएट हो रहा है, राइट। तो रिस्क को मेजर करने का दो पैरामीटर है, एक स्टैंडर्ड डेविएशन और दूसरा बीटा, ठीक है, वो अपने बाद में देखेंगे। अभी मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी रिस्क किसको मानता है? डेविएशन को, स्टैंडर्ड डेविएशन को। तो मान लो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन है 5%, राइट। इसका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना, क्या मीनिंग होता है ना स्टैंडर्ड डेविएशन का, वो बात ही नहीं हुई है, वो अपने बाद में देख रहे हैं। और इसका है आपका 6%, राइट। इसका कितना है? 6। फील समझ आ रहा है स्टैंडर्ड डेविएशन का? ठीक है, मीनिंग अभी एग्जैक्टली अभी एक आध सम करेंगे तो आइडिया आ जाएगा। अब है ना मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी का मैसेज क्या, ध्यान देना कि अगर आप एक पोर्टफोलियो बनाते हो, ठीक है, जहां पे ए और बी दोनों में पैसा लगाते हो, यू इन्वेस्ट इन टू स्टॉक ए एंड बी। तो मान लो आपके पास 1 लाख रुपए है, ठीक है, इन टोटल यू हैव 1 लाख रुपीज एंड यू हैव डिसाइडेड कि ए में 60% लगाएंगे अपने और बी में कितना लगाएंगे? 40%, करेक्ट। तो ए में 60% मतलब कितना होगा? 60,000। बी में 40% मतलब कितना आएगा? 40,000। ए का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था? 10। तो कितना मिलेगा? ये 6,000 रुपए मिलेंगे। बी का एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना था? 14। तो करो ना 40,000 का 14%, 5,600 आ रहा है। तो टोटल कितना हो गया? 11,600 रुपीज। ओके, चलो परसेंटेज टर्म में अगर मुझे निकालना हो तो इट इज इक्वल टू व्हाट? 11.6। एक्चुअली ना ये टाइम पास हो गया, ऐसे कैलकुलेट नहीं करते, अपने सीधा मैथमेटिकल फॉर्मूला लगाएंगे। ध्यान देना, ए का वेट कितना है? 0.6, मतलब 100 रुपए में से 60 रुपीज ए में लग रहा है। ए का रिटर्न कितना है? 10%। बी का वेट कितना है? 0.4 और उसका रिटर्न कितना है? 14%। करो ना वेटेज एवरेज, एक बार आएगा। इसका 6% और इसका 5.6, दैट इज इक्वल टू 11.6। परफेक्ट है ना? ये खाली एक बार है ना मैंने दिखाया आपको, ऐसे करना नहीं है, यू हैव टू गो फॉर वेटेज एवरेज। सिंपल कैलकुलेशन है कि ए का वेट 6 है, उसका रेट 10 है, तो 0.6 इंटू 10 और बी का 0.4 इंटू 14, राइट। अब है ना, तो अगर आप ए और बी में ये 0.6 एंड 0.4 में अगर पैसा लगाते हो, ध्यान देना आप लोग, तो आपका एवरेज रिटर्न कितना आएगा? 11.6 रिटर्न, ठीक है। और रिस्क जो होगा ना, रिस्क, ओके, रिटर्न का आपने वेटेज एवरेज किया है तो रिस्क का भी वेटेज एवरेज करते, ध्यान देना। 0.6 इंटू इसका रिस्क कितना था? 5% प्लस 0.4, बी में कितना लगाया आपने? 40% और उसका रिस्क कितना था? 6। तो चलो ध्यान देना, तो ये 0.6 ऑफ 5 3%, 0.4 ऑफ 0.6% 2.4। तो इसका एवरेज, वेटेज एवरेज कितना आ रहा है? 5.4। क्लियर है? तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी सेज दैट when you combine asset in a portfolio, your return equal to weighted average. Return क्या आएगा? Weighted average. And your risk will be less than weighted average. Risk will be what? Less than weighted average. आपका weighted average कितना आया? 5.4। रिटर्न कंफर्म है हम, रिटर्न वेटेज एवरेज। अगर आपका बी का पैसा रिटर्न ज्यादा है 14, बी में ज्यादा पैसा लगा दे तो रिटर्न और ऊपर जाता। क्लियर है? रिटर्न आपके वेट के हिसाब से होगा। आपने यहाँ पे 60% लगाया, यहाँ पे 40% लगाया, तो अकॉर्डिंगली वो वेटेज एवरेज हो गया। तो मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी के हिसाब से रिटर्न क्या होता है? वेटेड एवरेज, राइट, दैट इज व्हाट? 11.6%। एंड जो रिस्क है ना, रिस्क दैट इज कंफर्म, इट इज लेस देन वेटेड एवरेज, और वी कैन से लेस देन व्हाट? कितना था? 5.4%। 5.4 से कम होगा। अब ये कितना कम होगा ना, आप एक बार ध्यान देना, एज अ रैशनल इन्वेस्टर वी ऑलवेज वांट टू इंक्रीज रिटर्न, ठीक है। एज अ रैशनल इन्वेस्टर हम लोग क्या चाहेंगे? ऑलवेज रिटर्न ज्यादा 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 है। इन अ सेम टाइम एज अ रैशनल इन्वेस्टर वी ऑलवेज वांट टू रिड्यूस अवर रिस्क। बट प्रॉब्लम ये है, रिस्क एंड रिटर्न गो हैंड टू हैंड। अगर आपको ज्यादा रिटर्न चाहिए तो ज्यादा रिस्क होगा। तो अगर हम ज्यादा रिटर्न कमा पाए, मान लो रिटर्न मेरा कॉम्प्रोमाइज नहीं हो, बट अगर रिस्क को मैं कम कर पाऊं तो उससे बेस्ट क्या है? और म्यूचुअल फंड यही तो करते हैं ना, डाइवर्सिफाई करके वो आपका रिटर्न में कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, वो 12-15 मिलेगा, बट आपके रिस्क को वो क्या करते हैं? मिनिमाइज, राइट। मैं बहुत मैथमेटिकल भी प्रूफ देंगे अपने, बट पहले वो उसका सेंट्रल मैसेज समझ ले अपने। रिटर्न विल बी वेटेज एवरेज एंड रिस्क विल बी लेस देन वेटेज एवरेज, और इट कैन बी रिड्यूस टू 5%। आपका वेटेज एवरेज कितना आ रहा था? 5.4। इट कैन बी 5%, 5% भी हो सकता है,
It can be 3%, it can be 2%, it can be even 0. 0 भी हो सकता है अगर आप प्रॉपरली मैनेज करो अपना फंड को, राइट? तो वापिस से एक बार वन लाइनर मैसेज है, आई होप आपको कनेक्ट हो रहा है कि कहना क्या चाह रहे हैं कि व्हेन यू कंबाइन असेट्स इन अ पोर्टफोलियो, योर रिटर्न विल बी व्हाट? वेटेड एवरेज. एंड रिस्क विल बी व्हाट? रिस्क मींस व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन. ये समझना आप लोग. थ्रू आउट द मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी, योर रिस्क इज व्हाट? स्टैंडर्ड डेविएशन. मैंने एक्सप्लेन नहीं किया स्टैंडर्ड डेविएशन को, एक फील दिया आपको कि ये स्टैंडर्ड डेविएशन है. तो योर रिस्क विल बी लेस देन वेटेज एवरेज. इट कैन बी रिड्यूस अप टू 0 ऑल्सो. वो 0 भी हो सकता है. एंड ये पूरा का पूरा जो रिस्क रिडक्शन का प्रोसेस है ना, दैट डिपेंड ऑन वन नंबर, दैट इज कोरिलेशन बिटवीन टू स्टॉक और टू असेट. कि ये दो असेट के बीच में कोरिलेशन क्या है, उस पे पूरा का पूरा रिस्क रिडक्शन का डिपेंडेंसी है. द मोमेंट वी स्पीक अबाउट द कोरिलेशन, अगेन वो पता नहीं होगा अपने को कि एग्जैक्ट मीनिंग क्या है, बट एक फील तो होगा ना कोरिलेशन का. क्या होता है कोरिलेशन? देखो ना, मैंने पहले बोला बहुत सारा डेटा ऐसा आएगा कि वो वापस बेसिक पे लेके जाएगा. स्टैंडर्ड डेविएशन आ गया, ठीक है, आपको फील समझ आ गया, बट कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा. एक नया टर्म आया कि कोरिलेशन. क्या कोरिलेशन से क्या फील है आपका? मतलब आपने कहीं पढ़ा होगा ना कोरिलेशन. एक एक मैं आपको बता देता हूं, जनरली मैं शेयर करता हूं ये कि कोरिलेशन का रेंज होता है -1 to 1. ये पढ़ा है ना, -1 to 1. दैट इज द एक्सट्रीम पॉइंट ऑफ कोरिलेशन, -1 to 1. और क्या आपको पता है, बोलो. नहीं नहीं, मतलब किसी कोई पूछे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कोरिलेशन, तो आप क्या एक्सप्लेन करोगे? एक लाइन बोलना हो मुझे तो. दैट विल बी डिफाइंड बाय कोरिलेशन. मैं एक नंबर देता हूं, चलो. लाइक है ना, दो वेरिएबल ए और बी है. वेरिएबल कैन बी एनीथिंग. यहाँ पे हम लोग रिटर्न बात करेंगे, ए का रिटर्न और बी का रिटर्न. दैट इज टू वेरिएबल फॉर यू. ठीक है, वही हुआ ना, दो वेरिएबल हुए. तो मान लो ए और बी के रिटर्न में 0.8 का कोरिलेशन है. तो अब क्या इंटरप्रिटेशन होता है 0.8 का? ए और बी में 0.8 का कोरिलेशन है, ठीक है, ए और बी के व्हाट? रिटर्न में. तो क्या इंटरप्रिटेशन होगा? ए 1 से बढ़ेगा तो बी 0.8 से बढ़ेगा. तो बी अगर 1 से बढ़ेगा तो ए 0.8 से बढ़ेगा. चेंज होगा ऐसा. इधर साइड आप, मतलब आप अगर ए और बी के रिटर्न में 0.8 का कोरिलेशन है, इसका इंटरप्रिटेशन ये हो रहा है कि ए अगर 1 से बढ़ेगा तो बी 0.8 से चेंज होगा. कौन सी भी साइड, ऐसा ना. क्यों कौन सी भी साइड? नेगेटिव हो तो ऑपोजिट होता है. समझ में आ रहा है ना? अगर पॉजिटिव हो तो सेम डायरेक्शन है. एक्चुअली सबसे पहले नॉलेज ये पता होना चाहिए. पॉजिटिव कोरिलेशन मींस व्हाट? कि दोनों वेरिएबल सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं. दोनों वेरिएबल आपके सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं. एक बढ़ता है तो दूसरा भी बढ़ेगा, और पहला वाला कम हो रहा है तो दूसरा वाला भी कम होगा. इट मींस कि दोनों के बीच में पॉजिटिव कोरिलेशन है. कितना पॉजिटिव है ना वो जाने दो. पॉजिटिव का रेंज होता है 0 to 1. तो 0.2 इज पॉजिटिव, 0.99 इज ऑल्सो पॉजिटिव, 1 इज ऑल्सो पॉजिटिव. वो अलग इंटरप्रिटेशन है. बट ये फील तो होना चाहिए ना कि दो वेरिएबल के बीच में अगर पॉजिटिव कोरिलेशन है, मतलब उनका मूवमेंट का डायरेक्शन सेम रहेगा. ऊपर तो दोनों ऊपर, नीचे तो दोनों नीचे. ठीक है. अगर दो वेरिएबल के बीच में नेगेटिव कोरिलेशन है, इट मींस वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगे. अगर एक ऊपर है तो दूसरा डाउन होगा. लाइक अगर अपने मार्केट से लोग एग्जांपल जनरली देते हैं कि अगर शेयर मार्केट ऊपर जाता है तो गोल्ड नीचे रहता है. ये रॉन्ग इंटरप्रिटेशन है. ठीक है, मैं पिछले 2 साल से ऐसा ऑब्जर्व कर रहा हूँ, या बहुत बार ऐसा देखा है. ठीक है, कि दोनों एक डायरेक्शन में मूव करते हैं. बट जनरली यू कैन से दैट कि गोल्ड और शेयर मार्केट में ऑपोजिट और वी कैन से नेगेटिव कोरिलेशन है, राइट. फिर बहुत सारे ऐसे चीज है ना. दो आप बताओ ना एक एग्जांपल जिसमें नेगेटिव कोरिलेशन हो. पॉजिटिव कोरिलेशन का एक एग्जांपल बताओ. आप है ना मार्केट को मत पकड़ो, स्कोप बड़ा है उसका. कोरिलेशन एक कंसेप्ट है जो यहाँ पे यूज हुआ है. वो शेयर मार्केट के लिए नहीं बना है कोरिलेशन कंसेप्ट. ठीक है, उसका तो बहुत सारा यूज है. मैं आपको देता हूँ एक एग्जांपल. योर एफर्ट्स एंड योर मार्क्स इन एग्जाम, दैट इज पॉजिटिवली कोरिलेटेड. पॉजिटिवली है ना. एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर. ठीक है, ऑनलाइन एग्जाम हो जाए तो शायद जितना एफर्ट किया है उतना मार्क्स ना भी आए, या उल्टा भी हो सकता है उसका. ठीक है, कम एफर्ट में ज्यादा मार्क्स आ गए. चलो और कोई एग्जांपल दो तो अपने आगे बढ़े. पॉजिटिव और नेगेटिव जो भी बोलना हो. क्रूड ऑयल और, मतलब वो दोनों क्या है? पॉजिटिवली कोरिलेटेड है.
वो तो सेम प्रोडक्ट ही हुआ, क्रूड ऑयल ही पेट्रोल है ना, और क्या है। इंटरेस्ट रेट एंड मार्केट पॉजिटिवली कोरिलेटेड कि नेगेटिवली कोरिलेटेड? नेगेटिवली कोरिलेटेड। अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं ना तो सबका फंडिंग कॉस्ट बढ़ता है, फंडिंग कॉस्ट बढ़ता है तो मार्केट नीचे आता है, नेगेटिवली कोरिलेटेड, राइट। चलो वापिस से ध्यान देना आप लोग। सो एक बार वापिस से वो लाइन याद करो आप लोग कि व्हेन यू कंबाइन असेट इन अ पोर्टफोलियो योर रिटर्न इक्वल टू व्हाट? वेटेज एवरेज। रिस्क विल बी लेस देन वेटेज एवरेज, इट कैन बी रिड्यूस अप टू 0, एंड वो पूरा का पूरा जो रिस्क रिडक्शन का प्रोसेस है दैट इज डिपेंड ऑन व्हाट? कोरिलेशन। कोरिलेशन में सुनना ध्यान से, जितना कोरिलेशन -1 के पास है ना, -1 के पास मतलब जितना नेगेटिव है उतना ज्यादा आपको डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिलेगा और उतना ज्यादा रिस्क रिडक्शन होगा। और जितना ज्यादा टूवर्ड्स 1 है, ठीक है, जितना ज्यादा टूवर्ड्स 1 होगा, दो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है, तो उतना कम रिस्क रिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा। क्लियर है? मैं ना वो एक ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना। मान लो एक स्टॉक ए है, उसका जो मूवमेंट है ना वो कुछ इस तरीके से है, ठीक है, मतलब ये पहले साल यहां है, दूसरे साल यहां, इस तरीके से मूव कर रहा है। और आपने एक स्टॉक बी सिलेक्ट किया है जो पॉजिटिवली कोरिलेटेड है ए के साथ, मतलब आपको कोई ज्ञान बांट के गया कि पोर्टफोलियो बनाओ, रिस्क रिडक्ट होता है, ठीक है, तो आपने पूछा एक ही जगह ए और बी दोनों में लगाते हैं, दो स्टॉक में लगाएंगे तो क्या होगा? रिस्क रिड्यूस होगा। तो आपने आइडेंटिफाई करने में क्या किया? गलती किया और पॉजिटिव कोरिलेटेड स्टॉक लाए। बी क्या है? पॉजिटिव कोरिलेटेड है, तो बी मतलब पॉजिटिवली मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में मूव करेंगे। तो ये आपका जब ऊपर है तो बी भी ऊपर है, फिर ए जब नीचे आया तो बी भी नीचे आएगा, इसी तरीके से चलेगा ना। और आपने अगर मान लो दोनों में इक्वल इक्वल पैसा लगाया है, हाइपोथेटिकली मानो, तो आपका जो रिटर्न है ना वो इसके साथ ऊपर जाएगा, इसके साथ नीचे, इन दोनों के बीच में होगा ना रिटर्न आपका। तो क्या डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट मिला? कुछ नहीं ना, जब ए ऊपर तो बी भी ऊपर, तो दोनों ज्यादा रिटर्न देंगे। क्लियर है? जब ए नीचे तो बी भी नीचे। अब वापिस से बोल रहा हूं, एक बार ध्यान देना, ये हुआ 8, 12 और 10, और 5, 15 और 10, दोनों 10 दे रहे रिटर्न, बट फील कंफर्ट किसमें? पहले वाले में ज्यादा है। तो आपको ना ये 15 देख के ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि ये बेस्ट स्टॉक है, वो तो हाईएस्ट है, आपको एवरेज ही देखना है ना, ऑन एन एवरेज क्या प्रोवाइड कर रहा है। तो आप अगर दो पॉजिटिवली कोरिलेटेड स्टॉक में पैसा लगाते हो तो क्या होता है कि ए और ए ऊपर तो बी ऊपर, तो साथ में आपका पोर्टफोलियो भी ऊपर, ठीक है। इससे बेटर क्या होता है, ध्यान देना, ये ए स्टॉक है जिसका ये मूवमेंट है आपका। क्लियर है? अब है ना ऐसा कोई स्टॉक पकड़ दे, मान लो सी, जो इससे उल्टा चल रहा है। क्लियर है? मतलब देखो ये फर्स्ट ईयर है, मान लो ये सेकंड ईयर है, ये थर्ड ईयर है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। तो जब ए ऊपर है ना तो बी कहाँ है? डाउन है। अब ए आपका डाउन हो गया तो सी आपका, ए और सी का कॉम्बिनेशन है, ए और बी का नहीं है, तो सी ऊपर है। फिर आपका ए वापस से ऊपर गया तो सी क्या गया? डाउन। एग्जैक्टली मैंने ना नेगेटिवली कोरिलेटेड स्टॉक रखा है, ए और सी क्या रखे? नेगेटिवली। इस केस में आपने अगर दोनों में पैसा लगाया ना तो आपका रिटर्न कहीं यहाँ पे फ्लोट होगा, मतलब उसमें वॉलेटिलिटी कम आ जाएगी। क्लियर है? अगेन आप समझो ध्यान से, जैसे भी ये एक्सप्लेन होता है ना, हर बार एक डाउट आता है, एक बार ध्यान देना कि सपोज दो लोग है एक्स एंड वाई। क्लियर है? दो लोग है एक्स एंड वाई, और एक्स ने क्या किया? स्टॉक ए में पैसा लगाया, और वाई ने क्या किया? ए एंड बी दोनों में, ए एंड सी दोनों में पैसा लगाया, राइट। तो पहले साल फर्स्ट ईयर जब आएगा, या मान लो 2 साल हो गए, ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड ईयर, तो फर्स्ट ईयर में ए यहाँ पे होगा और पोर्टफोलियो वाला कहां पे होगा? यहाँ पे, क्योंकि आपने तो यहाँ पैसा लगाया ना, आधा आधा लगाया। तो जैसे ही आप ये कंपेयर करोगे ना तो आपको फील आएगा कि पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट से बेटर है कि स्टॉक ए में अलोन लगा देते हैं, क्योंकि स्टॉक ए तो 15 दे रहा है, पोर्टफोलियो तो आपका 10 दे रहा है। बट मैं आपको ये बोल रहा हूं कि आपको 15 दिखे ना तो उसके अगले साल वाले 5 भी दिखने चाहिए फिर, क्योंकि ये आपका ये 15 है तो ये 5 भी देखो ना। स्टैंड अलोन में आपको जो दिखेगा वो थोड़ी देखना है, प्रॉपर चश्मा लगाना पड़ेगा ना, आपने वाला नहीं चलेगा। तो 15 दिखे तो पैरेलली 5 भी देखो। अल्टीमेटली आप 15 और 5 देख के कहां पहुंचे? 10 पहुंचे ना, बट वॉलेटाइल होते हुए पहुंच रहे हो। 15 भी देख लिया, कभी 5 भी देख लिया, कभी 10 भी देखा। पोर्टफोलियो क्या कह रहा है? ये सब साइड करो, हम आपको एवरेज में 10 दे देंगे,
ठीक है, हर साल एवरेज में क्या देंगे 10 या 9.5 होगा या 10.5 होगा 10 होगा, तो रिटर्न अल्टीमेटली कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रहा। रिटर्न क्या है आपका वेटेज एवरेज, बट आपका रिस्क जो है ना, वो रिस्क क्या है, वॉलेटिलिटी तो रिस्क है। सी दुनिया में अगर कोई बोले ना कि ये रिटर्न आने वाला है तो इट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, वो गारंटीड नहीं है, अनलेस एंड अदरवाइज इट इज आरएफ। आरएफ इज सिक्योर रिटर्न, कितना मिलेगा। बाकी कोई भी रिटर्न क्या होता है, गारंटीड नहीं होता है, वो ऊपर नीचे होने की प्रोबेबिलिटी है, और जितनी ज्यादा ऊपर नीचे होने की प्रोबेबिलिटी है वो रिस्क कंपोनेंट है उसमें। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट आपको ये कन्वे करना चाह रहा है कि जब आप असेट कंबाइन करते हो इन अ पर्टिकुलर पोर्टफोलियो, आपका रिटर्न वेटेज एवरेज रहता है बट रिस्क लेस देन वेटेज एवरेज होता है, और वो कितना कटेगा ना, दैट डिपेंड ऑन योर कोरिलेशन बिटवीन टू स्टॉक। ठीक है, दो स्टॉक अगर आप कर रहे हो तो पहले और दूसरे स्टॉक में आपका कोरिलेशन कितना है। अगर कोरिलेशन टूवर्ड्स 1 है तो रिस्क रिडक्शन ज्यादा नहीं होगा, होगा बट ज्यादा नहीं होगा। अगर कोरिलेशन टूवर्ड्स -1 है, यू विल गेट द मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन बेनिफिट। और बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि आपका रिस्क कट के 0 हो जाए, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। क्लियर है, फॉर दैट आपको दो स्टॉक ऐसे लाने पड़ेंगे जिसमें परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन है। परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन मीन्स व्हाट, -1। सी ये मैंने बोलने को बोल दिया है, बट रियल लाइफ में इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टू फाइंड आउट टू स्टॉक विद नेगेटिव कोरिलेशन, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। एकेडमिकली आपको ये पूछेंगे, ठीक है, एकेडमिकली में परफेक्ट कोरिलेशन मतलब +1 वाले भी क्वेश्चन आएंगे। +1 में क्या होगा, कोई डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा, रिस्क इक्वल टू वेटेज एवरेज, रिटर्न वेटेज एवरेज ना, तो रिस्क भी वेटेज एवरेज। ये सब प्रूव करना है, मैथमेटिकली प्रूव करना है अपने को फॉर्मूला रख के। क्लियर है, और अगर -1 है तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। रियल लाइफ में दोनों चीज एक्सट्रीम है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है फाइंड आउट करना, बट एकेडमिक में बहुत सारे सम ऐसे भरे पड़े जहां पे +1 कोरिलेशन है और -1 कोरिलेशन। ठीक है, कुछ पूछना हो तो बोलो। दैट इज द एंड ऑफ द सेंट्रल थीम ऑफ मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी। वापस से अपने को बेसिक पे जाके सब कैलकुलेशन करना है, क्योंकि कोरिलेशन क्या वो पता नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या वो पता नहीं है। ठीक है, तो वो पहले करेंगे और फिर वापस आएंगे इस पे। बट ये सेंट्रल थीम इसलिए शेयर किया है कि आपको ना वो स्पार्क क्रिएट हो कि चैप्टर इंटरेस्टिंग है, इनिशियल कैलकुलेशन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है और वीकेंड से थोड़ा सा बोरिंग भी है, आपको वो रिपीटेडली सम करने पड़ेंगे। ठीक है, वो कमांड लाने के लिए। बाकी सेंट्रल मैसेज में कोई डाउट हो तो बोलो आप लोग। क्लियर एकदम। ये एक्चुअली ना ये है बहुत बड़ा थियरी, बट आप अगर थोड़ा सा स्लो डाउन होकर सोचो ना तो ये बहुत सिंपल है कि हम लोग दो ऐसे वेरिएबल में पैसा लगा है जो एक साथ सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं, तो अल्टीमेटली क्या होगा, या तो बहुत ज्यादा रिटर्न आएगा या कभी बहुत कम आएगा। तो एवरेज में तो आपका वही आएगा ना। इससे बेटर क्या है कि एक अगर ऊपर जा रहा है तो दूसरा नीचे रहे, तो हमारा रिटर्न एवरेज में वही आ रहा है, बट उसमें जो अप्स डाउन है ना, वॉलेटिलिटी, वो हम लोग कम कर पाए उतना बेस्ट है। क्लियर है, आपको वापिस से बोल रहा हूँ कि अगर कोई, एक बार ध्यान देना, एज अ रैशनल इन्वेस्टर, मैंने वो पहले बोला कि हम लोग ऑलवेज चाहेंगे कि रिटर्न बढ़े और रिस्क क्या हो, कम हो। क्लियर है, बट प्रॉब्लम ये है कि रिस्क और रिटर्न दोनों साथ में चलते हैं, बट स्टिल अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी रहा, ध्यान देना आप लोग यहाँ पे कि ये मैंने जो डेटा लिखा था, यहाँ पे जो लिखा है आपने 8, 12 एंड 10, इसका एवरेज कितना था, 10 था ना, और 5, 15 और 10 का भी एवरेज कितना था, 10। अगर दोनों सेम बिजनेस में है, मान लो सेम बिजनेस में है, तो अगर कोई रैशनल इन्वेस्टर है ना, रैशनल इन्वेस्टर, ही विल सिलेक्ट ए ऑलवेज। ठीक है, रैशनल आपका बायस है, मान लो ये ए जो है ना वो टाटा का कंपनी है और ये रिलायंस का है, तो दोनों रिटर्न कितने दे रहे हैं, 10, ये कितना दे रहे हैं, 10। क्लियर है, आपको रिस्क किस में हाई लगा, इसमें हाई लगा, कैलकुलेशन नहीं किया मैंने, कितना हाई है वो पता नहीं, और इसमें क्या है, लो। क्लियर है, तो एज अ रैशनल इन्वेस्टर आप लोग ऑलवेज सिलेक्ट करोगे इसको, टाटा को। क्लियर है, फिर वो बायसनेस हो, नहीं मेरे को तो रिलायंस में लगाना है क्योंकि मेरे को टिप आई है ऊपर से, तो वो अलग बात है। ठीक है, बाकी नॉर्मल एज अ रैशनल इन्वेस्टर यू विल इन्वेस्ट इन टाटा ओनली, क्योंकि उसमें क्या है, रिटर्न दोनों में सेम है और रिस्क उसमें ज्यादा है। अब है ना, प्रॉब्लम कहां पे आ सकता है, मान लो यहाँ पे मैं आपको बोलूं कि इसका रिटर्न 8 है, उसका कितना है 10, और रिस्क किसमें ज्यादा है, रिलायंस में ज्यादा है, तो इन दोनों में फाइट है। फिर स्ट्रेंड मतलब स्ट्रेट अवे कोई विनर नहीं है इन दोनों में से अभी, क्योंकि उसमें रिस्क ज्यादा है, दैट इज फाइन, बट पैरेलली क्या ज्यादा है, रिटर्न भी ज्यादा है। तो फिर बहुत सारे कैलकुलेशन से आपको अल्टीमेटली फाइंड आउट करना है कि ये दोनों इन्वेस्टमेंट में से बेटर इन्वेस्टमेंट क्या है, उसके बहुत सारे फॉर्मूलाज है और बहुत सारा कंसेप्ट भी है उसमें। क्लियर है, बट अगर दोनों का रिटर्न सेम है और रिस्क अगर एक का कम है तो वो आउटराइट विनर है फिर वो।
जिसका रिटर्न सेम है और रिस्क जिसका कम होगा वो आउटराइट विनर है। लाइक इसमें मैंने 10 रखा होता तो ऑब्वियसली वही आपका चॉइस होता। क्लियर है? एज अ रैशनल इन्वेस्टर, बायसनेस का बात नहीं हो रहा है, राइट? चलो कंप्लीटेड है ना, कोई डिस्कशन नहीं है। मैंने आपको पहले बोला कि लिखना नहीं है इसमें कुछ भी, राइट? अपने यहाँ पे आ जाते बेसिक कैलकुलेशन पे। चलो एक एग्जांपल लिखना आप लोग। ये जो मैंने बोला ना वो सब लिखना है अपने को, बट जब ये स्टार्ट करें ना तब, मतलब एक दो पेज लिखने पड़ेंगे ये पूरे के पूरे डिस्कशन को, बट अभी वो फ्लो में नहीं आएगा। ठीक है, पहले ये सारे चीजों को कवर अप करना चाह रहे हैं, फिर हम लोग इसका सेपरेट हेडिंग होगा उसमें ये सब लिखेंगे अपने, जो मैंने अभी बोला। क्लियर है? दो चार चीजें ऐड करेंगे, बट अभी के लिए इतना डिस्कशन इनफ था। क्लियर है? चलो लिखना आप लोग एग्जाम्पल, कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डिटेल्स। आप हेडिंग ऊपर देखना, बेसिक कैलकुलेशन, ये हेडिंग है अपना, बेसिक कैलकुलेशन। चलो लिखना आप लोग, ईयर एंड रिटर्न। सो 2017, 2018 and 2019 रिटर्न इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, रिटर्न इन परसेंटेज। सो यहाँ पे रिटर्न आया आपका 12%, 8% एंड 16। या एक काम करो, 12, 8 एंड 15। ओके, सो क्या कैलकुलेट करना है आप देखो ध्यान से। यू हैव टू कैलकुलेट मीन। मीन मीन्स व्हाट? एवरेज। तो एवरेज मीन्स आपका एक्सपेक्टेड रिटर्न। आपको ना, ये मैं मीन जो है ना वो स्टैटिस्टिकल लैंग्वेज है, स्टैट का लैंग्वेज है। बाकी मैं ऐसे बोलूं कैलकुलेट दी एवरेज रिटर्न, तो वो क्या होगा? आप मीन ही करोगे, एवरेज करोगे। या बोलूं कैलकुलेट दी एक्सपेक्टेड रिटर्न, कि ये कंपनी आपको अगले साल कितना कमा के देगी, तो आप 3 साल का जितना डेटा अवेलेबल होगा, अगर 7 साल का होगा तो 7 साल का एवरेज करेंगे, बट 3 साल का है तो यू विल डू व्हाट? एवरेज ऑफ 3 ईयर्स। इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बहुत बार ऐसा भी होता है, यू हैव टू डू वेटेज एवरेज ऑल्सो, अगर ट्रेंड में हो तो। समझना, ट्रेंड हो तो वेटेज एवरेज होता है, बट खैर अभी आप देख लो, ये इसमें सिंपल एवरेज करना है अपने को। सो आप एवरेज निकालो, जिसको आपने स्टैट की लैंग्वेज में क्या कहते हैं? मीन। तो 12 प्लस 8 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3, 11.67 आ रहा है। वो थोड़ा ना कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन होगा, 16 कर दो चलो यहाँ पे, 12 आएगा। ठीक है, ये आ रहा है आपका 12। सो ये क्या कहते हैं पता है? इसको एक्स बार कहते हैं अपने। मीन को अपने एक्स बार कर देना, इसको आप एक्स से नोटेशन कर दो। रिटर्न को अपने किससे नोट कर रहे हैं? एक्स से। ये है ना, मतलब घर के बनाए होते हैं, आप वाई से करो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को, वो तो आपको मेमोराइज थोड़ी करना ही है। आप ए से करो, बी से करो, जिसका करना हो करो, ठीक है? वो अगर है तो उसको बाहर करोगे ना ऊपर, तो दैट इज एवरेज ऑफ दिस 3 नंबर, करेक्ट? अब स्टैंडर्ड डेविएशन से आपको फील क्या था, एक बार सुनना ध्यान से। सपोज ये एबीसी लिमिटेड है। अब है ना, एबीसी लिमिटेड, हम लोग ये कैलकुलेट करना चाह रहे हैं कि अगले साल, मतलब मान लो 2020 में कितना रिटर्न देगी, दैट इज योर एक्सपेक्टेड रिटर्न। तो आपने क्या बोला कि डेटा लाओ, आपके पास कितना है? तो 17, 18, 19 का था मेरे पास, तो हमने उसको एवरेज कर दिया। तो 12% ये आपका क्या है? 2020 के लिए एक्सपेक्टेड रिटर्न है, जिसको आप मीन कहो, एक्सपेक्टेड रिटर्न कहो या एवरेज कहो, राइट? क्या ये गारंटीड है कि अगले साल 12% मिलेगा?
सी गारंटी एज सच किसी का भी नहीं होता है, ठीक है। अगले साल क्या होगा वो प्रोबेबल डेटा पे डिपेंड करता है, बहुत सारी चीजों पे डिपेंड करता है। बट ये जो पास्ट डेटा है, क्या वो आपको गारंटी दे रहा है कि मतलब आप जो जजमेंट लोगे ना, देखो फ्यूचरिस्टिक जजमेंट अपने कंट्रोल में नहीं है कि फ्यूचर में क्या होने वाला है। आप पास्ट डेटा को देख के एक जजमेंट लोगे, तो पास्ट डेटा क्या आपको गारंटी दे रहा है कि ये रिटर्न 12% कंफर्म है? नहीं, वो वॉलेटाइल होता है ना। वो कितना वॉलेटाइल होता है वो स्टैंडर्ड डेविएशन मेजर करके देगा। क्लियर है? तो स्टैंडर्ड डेविएशन में हम कैलकुलेट करना क्या चाह रहे हैं कि ये 12% जो अगले साल आप प्रिडिक्ट कर रहे हो, क्या ये कंफर्म है? आंसर इज नो। वापिस से बोल रहा हूं, कंफर्म फ्यूचरिस्टिक रिलेटेड बहुत सारी अनसर्टनिटी है, उसको तो कंसिडर ही नहीं कर रहे अभी। वो तो अलग अलग एडजस्टमेंट होता है। मेरे पास पास्ट डेटा है जिसके बेस पे मैं प्रिडिक्ट करना चाह रहा हूं, और पास्ट डेटा भी ये कह रहा है कि 12 इज नॉट गारंटेड। ठीक है, उसमें वॉलेटिलिटी होती है, जिसको अपने क्वांटिफाई करना चाह रहे हो उसको कहेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। तो कितना वॉलेटिलिटी, ध्यान देना। तो उसके लिए पहला आपको एक टेबल बनाना पड़ेगा x माइनस एक्स बार, कि आपका जो ये नंबर है ना x, वो आपकी एवरेज से कितना डेविएट होता है। तो x माइनस एक्स बार, एक बार लिखना नहीं आप लोग, एक बार ध्यान देना। x माइनस एक्स बार 0 आया, 12 में से एवरेज क्या है 12, वो माइनस कर रहे हैं। फिर 8 में से 12 माइनस 4, फिर 16 में से 12 4। तो सिग्मा x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज व्हाट? 0। समेशन, ठीक है, समेशन ऑफ x माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0। 0 ही होगा ना। आप समझो ध्यान से, आप 5, 10 और 15 ये 3 नंबर रखे आपने, तीनों का एवरेज क्या आएगा? 10। फिर एक एक को 10 में से हटाओगे और जो डेविएशन है उसका टोटल करोगे तो 0 होगा ना। आप क्या कर रहे हो कि पहले 3 नंबर का एवरेज करा और फिर एक एक को उसमें से हटाया, कुछ उससे ऊपर होंगे कुछ उससे नीचे होंगे, प्लस माइनस में सब कट जाएगा। समझ में आ रहा है ना? वो तो आप कोई भी नंबर का उठा के देख लो, ये आंसर आएगा ही आएगा। ये तो बेसिक का मैक्स हुआ ना, कि एक 3 नंबर का आपने एवरेज करा टोटल करके डिवाइडेड बाय 3। तो जब एवरेज आता है ना, तो कुछ नंबर उससे ऊपर होते हैं, कुछ उससे नीचे होते हैं, और शायद कुछ सेम भी हो। तो अल्टीमेटली तो क्या होगा, अगर आप एक एक नंबर का अपने एवरेज में से माइनस करोगे, जैसे यहाँ पे कर रहे, तो कुछ प्लस वाले होंगे, ज्यादा होंगे तो उसका नंबर प्लस आएगा, कुछ कम होंगे तो उसका नेगेटिव आएगा। तो अल्टीमेटली जब ये डेविएशन का टोटल करोगे तो कट हो जाएगा। कभी भी वो कुछ प्लस माइनस नंबर नहीं आने वाला है, कभी भी नहीं। क्लियर है? एक्स माइनस एक्स बार, समेशन ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इज ऑलवेज 0। ये एकदम बेसिक मैक्स है, ठीक है। अगर आपको कनेक्ट नहीं हो रहा है ना, तो घर जाके वापस करना चाहिए। 3 नंबर लो, नहीं नहीं मेरे, आप मतलब आपको ऐसा लग रहा है कि शायद नहीं आ रहा होगा कनेक्ट, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। घर पे 2-3 बार करोगे ना तो वो क्लिक होगा कि कन्वे क्या करना चाह रहे। तो ये 0 होगा। अब प्रॉब्लम क्या है, हम लोग क्या ढूंढने बैठे कि आपका डेविएशन कितना होगा। डेविएशन का टोटल तो कितना आ गया? 0। ये इस वजह से आया कि प्लस माइनस कट हो गया इंटरनली। तो प्लस माइनस कट नहीं हो ना, क्योंकि मेरे को डेविएशन चाहिए कि आपका कितना डेविएशन हुआ था, तो वो प्लस माइनस कट नहीं हो इस वजह से, क्योंकि ये तो ऑलवेज कट होगा आपका। ठीक है, आप 10 नंबर ले लो, 10 का एवरेज करो, फिर एक एक नंबर को अपने एवरेज में से हटाओ, उसका समेशन करो, इट विल ऑलवेज 0। क्लियर है? अब इस वो प्लस माइनस कट नहीं होना, तो हमने क्या किया, एक और टर्म बनाया, दैट इज एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। ये करते ही प्लस माइनस के सिंबल गायब हो जाएंगे जैसे आप स्क्वायर करोगे, राइट। तो ये 0% है, ये कितना है 16, और ये कितना है 16। एक्चुअली ना यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखनी पड़ेगी, इट इज नॉट अ 0%, इट इज 0% स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि आप 4 उसके बाद क्या है -4 ना, तो -4 इंटू -4 16। परसेंटेज परसेंटेज को मत भूलो, वो परसेंटेज इंटू परसेंटेज हो रहा है। और आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर परसेंटेज बोलो कि परसेंटेज स्क्वायर बोलो, क्या फर्क पड़ता है? बहुत फर्क पड़ेगा, क्योंकि द मोमेंट यू आर कॉलिंग परसेंटेज, तो जो नंबर है उसके डिवाइड में 100 है, और जैसे आप परसेंटेज स्क्वायर बोलते हो उसके डिवाइडेड में 10,000 है। समझ में आया ना? परसेंटेज स्क्वायर हो रहा है, और ये परसेंटेज स्क्वायर ही आया यहाँ पे। तो हम लोग यहाँ पे ध्यान देना, समेशन एक्स माइनस एक्स बार रेज टू 2। ठीक है, ये समेशन है टोटल, ये कितना आ रहा है 32, एंड टू बी प्रिसाइज इट इज परसेंटेज स्क्वायर। क्लियर? 32 व्हाट परसेंटेज स्क्वायर। ये जो 32 है वो एवरेज नंबर है कि टोटल नंबर है? टोटल डेविएशन आया कि एवरेज आया? टोटल आया। ये 32 जैसे वो 12 आया 12, वो एवरेज है ना। तो हम लोग क्या ढूंढने निकले कि ये 12 जो अगले साल रिटर्न आने वाला है वो कितना डेविएट होगा। तो 12 का टोटल तो ये था ना, एक बार करो तो 12 प्लस 36 था, राइट। तो 36 इज द टोटल। इन अ सेम मैनर 32 इज ऑल्सो टोटल। समझ में आ रहा है ना? आपने एवरेज थोड़ी किया है, वो क्या है आपका 32 इज अ टोटल डेविएशन। मेरे को एवरेज डेविएशन चाहिए, क्योंकि मेरे को कंपेयर किससे करना है,
12 से, एवरेज रिटर्न है ना 12, 3 साल का टोटल थोड़ी 12 है, एवरेज 12 है। वैसे 32 क्या है, 3 साल का टोटल डेविएशन है, उसको डिवाइडेड बाय क्या करना पड़ेगा, 3। तो लाओ एक आंसर क्या आया, 10.66, 67 कर दीजिए चलो ना। बट प्रॉब्लम क्या है पता है, वो जो आंसर है वो क्या है, परसेंटेज है कि परसेंटेज स्क्वायर है, परसेंटेज स्क्वायर है, यस। तो 10.66 परसेंटेज स्क्वायर। ओके, वापिस से आपको ये फ्लो, मतलब अगर आपको इतना डिस्कशन के बाद याद करना पड़े ना तो वर्थलेस है ये। मैंने आपको पहले बोला कि x इज अ रिटर्न, उसका मेरे को एवरेज करना है, आपने एवरेज करा, फिर मेरे को डेविएशन ढूंढना है, तो x माइनस एक्स बार लाए। x माइनस एक्स बार का लिमिटेशन क्या है, उसका टोटल तो 0 हो जाता है, ठीक है, कोई भी नंबर ले लो, तो वो प्लस माइनस कट जाता है ना, उसकी वजह से उसको स्क्वायर कर दिया मैंने, क्यों प्लस माइनस ना कटे, तो स्क्वायर किया ना, तो उसके साथ एक प्रॉब्लम और आया है कि वो परसेंटेज क्या हो गया, स्क्वायर। बट हमने फिर भी एक बार टोटल करा है, तो टोटल कितना आया, 32 परसेंटेज स्क्वायर। 32 इज अ टोटल डेविएशन, वो आप सीधा 12 के साथ कंपेयर नहीं कर सकते, 12 तो एवरेज है, क्लियर है। तो 32 डिवाइडेड बाय 3 किया, आंसर क्या आया, 10.66 परसेंटेज स्क्वायर। अब आप सुनना ध्यान से, मैं आपको ये बोलूं कि अगले साल जो आप कमाओगे ना, उसका एक्सपेक्टेशन है 12, मतलब जो एक्सपेक्टेड रिटर्न कितना है 12, और वो डेविएट होगा 10.66 परसेंटेज स्क्वायर से। ये कितना ऑड लग रहा है कि आपका रिटर्न 12% है और डेविएशन क्या है 10.66 परसेंटेज स्क्वायर। एक्चुअली ये जो निकाला ना आपने 10.66, इसको आप वेरिएंस कहते हो, ठीक है, इसको अपने क्या कहते हैं 10.66 परसेंटेज स्क्वायर को यू कैन कॉल इट वेरिएंस। वेरिएंस से एक और स्टेप आगे आया, जस्ट टू रिमूव दैट परसेंटेज स्क्वायर, वो जो परसेंटेज स्क्वायर है ना उसको हटाना है। क्यों, क्योंकि है ना आपका जो रिटर्न है वो 12% है, तो जो डेविएशन है वो परसेंटेज स्क्वायर में नहीं चलेगा, तो एक स्टेप और आया जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप जो है दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन। वो क्या होगा बता, इसका स्क्वायर रूट, वेरिएंस का स्क्वायर रूट। मैंने नोटेशन लिखवाता हूँ, नोटेशन है उसका सिग्मा, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन जो है, एक बार अगर एज इट इज लिखना हो अपने को, एक बार करो ना, 10.66 जो है उसका आप स्क्वायर रूट करो एक बार। आपने क्या करा होगा, 10.66 का परसेंटेज स्क्वायर का स्क्वायर रूट। ओके, तो आंसर क्या आया 3.2659, और वो परसेंटेज हो जाएगा, क्योंकि परसेंटेज स्क्वायर का स्क्वायर रूट करोगे तो परसेंटेज स्क्वायर तो गया, आप परसेंटेज बचा, क्लियर है। सी स्टैंडर्ड डेविएशन का ये आपका नोटेशन है, राइट, सिग्मा कहते हैं इसको भी, ठीक है, ये सिग्मा है नोटेशन 3 पॉइंट। एक चीज ध्यान देना, जनरली ये मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, इसको भी अपने सिग्मा कहते हैं और इसको भी सिग्मा कहते हैं। इट इज अ सिंबल ऑफ समेशन और इट इज अ सिंबल ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, दोनों सिग्मा है, ये सिग्मा इन अपर केस एंड दैट इज सिग्मा इन लोअर केस, दोनों सिग्मा ही बोलते हैं अपने, ठीक है। चलो ध्यान देना, फाइनल लाइन ना, ये 3.26 आपने निकाला ना, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है ध्यान देना, कि हम लोग जब ये स्टॉक एबीसी के स्टॉक में पैसा लगाएंगे ना, तो एज अ इन्वेस्टर वी आर एक्सपेक्टिंग दैट नेक्स्ट ईयर दैट विल प्रोवाइड 12% रिटर्न। इसमें फ्यूचर की जो अनसर्टनिटी है ना, उसको अभी भी डील नहीं कर रहा है, अगर फ्यूचर में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होने वाला है तो उसको आप डिस्काउंट करोगे अलग से, बट पास्ट डेटा के बेस पे जो वी कैन से फंडामेंटल एनालिसिस होता है ना, वो ये कोट कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर योर एक्सपेक्टेड रिटर्न इज 12%। क्या वो गारंटीड है, नहीं, वो डेविएट हो सकता है, और वो डेविएट होने की जो एवरेज है ना, वो है आपका कितना 3.2659%, मतलब जो 12%, कभी वो ऊपर भी होगा कभी नीचे भी होगा, शायद कभी 4% ज्यादा हो, कभी 4% नीचे हो, कभी इक्वल भी हो, बट वो जो डेविएट होगा ना उसका भी एवरेज, ध्यान देना, उसका भी क्या है एवरेज, दैट इज 3.2659। दैट इज द परफेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन, कि जो भी डेटा है उसका एक एवरेज नंबर है, वो एक्सपेक्टेड है कि अगले साल ये होगा, 12% कमाएंगे, 100% गारंटीड है नहीं, वो ऊपर नीचे हो सकता है, यस हो सकता है, कितना ऊपर नीचे हो सकता है तो पिन पॉइंट पता नहीं है, बट जो डेविएशन है उसका एवरेज दैट इज 3.2659%। बहुत सिंपल है, आप समझो ध्यान से, एकदम ही सिंपल है, अगर आपको इंटरप्रिटेशन समझ में आया तो।
कि 12 में ऊपर नीचे हो सकता है कितना 3.26। वापिस से बोल रहा हूं, आप ये मत पकड़ना कि ये मैक्सिमम है या मिनिमम है। ये जो डेविएशन है ना, जैसे आप 12 लाए तो 12 तो वो 3 का एवरेज है ना, वैसे जो डेविएशन होगा उसका एवरेज है ना, दैट इज 3.26। करेक्ट। इस तरीके से अपने को एवरेज और स्टैंडर्ड डेविएशन का कैलकुलेशन आना चाहिए। एवरेज मीन्स व्हाट, मीन दैट इज एक्सपेक्टेड रिटर्न, और स्टैंडर्ड डेविएशन इज व्हाट, दैट इज कंसिडर्ड टू बी अ रिस्क इन योर रिटर्न, कि जो रिटर्न आने वाला है उसमें कितना रिस्क की कंपोनेंट है। क्लियर है? चलो एक बार ये लिखना आप लोग। अब है ना, करना है अपने को एक आध सम कैलकुलेशन करना है इसका। ये जो ब्लैक पेन में लिखा था ना, दैट वाज क्वेश्चन, उसके बाद अपने सॉल्यूशन स्टार्ट किया है। आप एक बार लिख लो, वो फ्लो में ही लिख लो, मैं आपको एक और सम लिखवाता हूँ जिसको आपको करना है। हो गया ये? चलो नेक्स्ट डेटा लिखना आप लोगों इसमें। सी ये कितने 5 है ना, उसमें से 2 हो गए अभी, मीन एंड एसडी। दो तरीके से निकलते हैं। मीन मतलब एवरेज ना, एवरेज एक बार क्या करते हैं आप पास्ट डेटा के बेस पे निकालते हो, एक प्रोबेबल डेटा पे भी एवरेज निकलता है। प्रोबेबल डेटा के साथ कि भाई 20 होगा उसका प्रोबेबिलिटी 0.5 है, 30 होगा उसका प्रोबेबिलिटी 0.2 है। तो एक वो भी मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों निकालने पड़ेंगे उसके भी। बट पहले ये पास्ट डेटा के साथ आप कर लो। चलो एग्जाम्पल लिखना अगेन। ये जो ऑनलाइन है हो गया उनका, ये लिख लिया आपने? चलो एक बार अपडेट करना आप लोगों, कंप्लीटेड हो तो बताओ, बाकी ओके डन, बाकी हो तो स्क्रीनशॉट ले लेना आप लोग। चलो एक बार लिखना आप लोग। एग्जाम्पल नंबर 2, कैलकुलेट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, ईयर एंड रिटर्न, सो 1 2 एंड 3, मतलब पिछले 3 साल का दिया, ईयर नहीं कोड कर रहे, 1 2 3 कोड कर रहे, राइट। 6%, 12%, 8%। ये थोड़ा पॉइंट में रहेगा, मतलब आप करो एक बार पॉइंट में। क्या है? नहीं नहीं, मेरे को दोनों चाहिए, मीन एंड एसडी। मीन पूछ तो टोटल करके डिवाइडेड बाय 3 करना है ऐसा।
x minus x bar then square टोटल करके डिवाइडेड बाय 3 इट विल गिव यू वेरिएंस फिर उसका स्क्वायर रूट ऐसा क्या आंसर मतलब पहले आपका मीन आएगा ना x बार क्या आ रहा है वो 8 पॉइंट और आपका स्टैंडर्ड डेविएशन 2.49 इंटरप्रिटेशन समझ में आ रहा है कि ये डेटा देख के हमको ये लग रहा है कि अगले साल विल जनरेट 8.67 और वो ऊपर नीचे हो सकता है कितने परसेंटेज 2.49 मतलब आप देखो ध्यान से और एक है ना एक वो सी चार्ट बनता है सी चार्ट पता है आपको वो अपर लेवल्स उसमें ये होता है कि ये इसका मीन है 2.67 और ये ऊपर कितना जा सकता है तो इसका स्टैंडर्ड डेविएशन ऐड करो 2.49 ऐड करो इसमें 11.16 और इसमें इसका 2.49 माइनस करो 6.18 है ना टेक्निकल एनालिसिस टर्म पता है ना अपने को टेक्निकल एनालिसिस जो मार्केट में चलता है उसमें एक बॉलिंजर बैंड करके एक टर्म है जिससे ना ट्रेडिंग में यूज होता है वो तो उसमें ना वो आपको ब्रेकडाउन और ब्रेकआउट का पॉइंट बताता है कि यहाँ पे स्टॉक ने ब्रेकआउट दिया या ब्रेकडाउन हुआ वहां पे ये टेक्निक यूज होती है बॉलिंजर बैंड में ये इसका ना ये इसका नॉर्मल रेंज है इसमें एक दो चीजें अभी फाइन ट्यून करना बाकी है बट मैं ये बेस कंसेप्ट बता रहा हूँ आपको कि ये एवरेज में रिटर्न देता है या मार्केट का प्राइस मूवमेंट करता है उसका ये इसका अपर रेंज है और ये इसका लोअर रेंज है अगर स्टॉक का प्राइस इसको ब्रेक करके ऊपर गया ना तो वो कंसिडर टू बी एन ब्रेकआउट रेप्लिकेट एग्जिट नहीं है एक दो चीजें फाइन ट्यून करनी है अभी और अगर डाउन गया अगर नीचे इसको ब्रेक डाउन कर रहा है तो इट इज अ ब्रेक डाउन क्लियर है उसके अकॉर्डिंगली लोग ट्रेड लेते हैं जिसमें ये मीन और स्टैंडर्ड डेविएशन का कंसेप्ट बॉलिंजर बैंड में यूज होता है क्लियर है सी चार्ट में भी होता है सी चार्ट में भी ये सब कंसेप्ट यूज होता है बहुत बारी अपने आएगा ये बॉलिंजर बैंड इज पार्ट ऑफ योर करिकुलम ठीक है वो करिकुलम में है चलो ध्यान देना ये आ रहा है आंसर जो लोग ऑनलाइन है ये टू या एक बार चलो ना कर देते हैं अपने यहाँ पे आ जाओ चलो एवरेज में आपने करा ना 8.67 राइट देन आपको x माइनस एक्स बार करना पड़ेगा तो 6 में से 8.67 माइनस करोगे तो नेगेटिव आएगा माइनस 2.67 12 में से 8.67 माइनस करो 3.33 आई थिंक पॉजिटिव ना और 8 में से ये माइनस करो तो माइनस 0.66 इसका जब भी समेशन करोगे दैट इज ऑलवेज व्हाट जीरो मैं बोल रहा हूँ करना नहीं चाहिए ये नंबर कहीं काम थोड़ी आएगा आपको अभी आपको नहीं करना चाहिए ये जस्ट फील के लिए कि ये जीरो है ताकि आपको पता चले कि अगला स्टेप करना है अगला स्टेप क्या है कि ये प्लस माइनस का सिंबल हटाओ तो x माइनस एक्स बार जो टर्म था उसको स्क्वायर कर देते हैं तो 2.67 इंटू 2.67 या रेस्ट 2 करो तो क्या आ रहा था 7.1289 3.33 का 11.088 ओके 0.889 और 0.66 का 0.4356% total that is summation x minus x bar square 18.6534 that is in percentage square right so अगर वेरिएंस का ये सिंबल है हाँ जो स्टैंडर्ड डेविएशन है रेस टू 2 ठीक है दैट इज सिंबल ऑफ वेरिएंस अगर निकालना हो तो समेशन x माइनस एक्स बार रेस टू 2 डिवाइडेड बाय 3 ना जितने n है मतलब 4 अगर डेटा होते तो डिवाइडेड बाय 4 करते फॉर्मूला देखना हो तो डिवाइडेड बाय n क्योंकि पूछे फॉर्मूला क्या है तो डिवाइडेड बाय n तो वो है 18.6534 डिवाइडेड बाय 3 6.78 परसेंटेज स्क्वायर एक ही प्रॉब्लम है कि ये परसेंटेज स्क्वायर में कोट होता है अदरवाइज इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने को तो परसेंटेज चाहिए इस वजह से स्टैंडर्ड डेविएशन दैट विल बी अ स्क्वायर रूट ऑफ वेरिएंस तो 6.1278 का स्क्वायर रूट 4935 कोई प्रॉब्लम नहीं हो रहा है किसी को भी ना आ रहा है ओके एक लास्ट लिख लो चलो ये
कोई है प्रॉब्लम है वहां पे जो लोग ऑनलाइन है? ओके, चलो नेक्स्ट एक लिखना आप लोग सम। ये लास्ट ट्राई है, फिर आपको नहीं आ रहा हो तो आप प्रॉब्लम में रहोगे। मतलब पास्ट डेटा के साथ ये लास्ट ट्राई है। ईयर एंड रिटर्न, सो 1 2 3 4, 8%, 16%, 4% एंड 22%। मतलब डिवाइडेड बाय 4 होगा और क्या? क्या है एवरेज? एक्स बार इज 12.5, राइट? और स्टैंडर्ड डेविएशन 6.98। यही आ रहा है ना सबका? चलो ऑनलाइन यहाँ पे आया तेरा, चल रहा है। देखो क्यों ढूंढना है जीरो में, ऐसा बोल रहा हूँ। ना ना, जीरो ही आएगा। वो जीरो नहीं आता तो आगे का स्टेप ही नहीं करते अपने। एक्स माइनस एक्स बार जीरो आएगा। सी आपको ना एक बार कॉन्फिडेंस के लिए चेक करना चाहिए, बाकी वो कोई रिक्वायर्ड नंबर नहीं है, वो कहाँ लेके जाओगे, ठीक है? वो नंबर कहीं काम नहीं आएगा। चलो एक्स बार क्या है? 12.5। ओके, तो एक्स माइनस एक्स बार कितना आएगा? -4.5। फिर यहाँ पे 3.5, -8.5। ये आया तेरा, ये चेक कर ले। तो परफेक्ट है ना ये? दैट इज जीरो। अब वो प्लस माइनस करने में प्रॉब्लम पड़ा होगा इसे। सबका आ रही है आंसर 6.98। आ रहा है ना? किसी को प्रॉब्लम नहीं हो? चलो ऑनलाइन में कोई हो प्रॉब्लम में तो बोलो। डन, ओके। क्वेश्चन ये सुनना ध्यान से। सपोज ना आपका एक्स बार मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न आया 15%, क्लियर है? और स्टैंडर्ड डेविएशन आया 10%। तो आई होप आपको ये समझ आया। वैसे मैंने एक बार बोला वो बॉलिंजर बैंड में कि 15 है, किसी किसी को ये फील होता है सर 15 के 10 मतलब 1.5 है ना, वो उसका अपर रेंज और लोअर रेंज डिसाइड करेगा, या वो स्टैंडर्ड डिविएशन। ऐसा नहीं है। 15 में से 10 माइनस करो तो क्या हुआ? 5। और 15 में 10 ऐड करो, ये एब्सोल्यूट नंबर में ही प्लस माइनस करना है अपने को, तो ये 25 होगा। क्लियर है? ये तो अगेन मैंने वैसे पहले मतलब बॉलिंजर बैंड वाले में ये बोला मैंने, थोड़ा डाइवर्ट हो गया। क्वेश्चन क्या है सुनना ध्यान से। मान लो आपका एक्स बार 15% है,
मतलब एक्सपेक्टेड रिटर्न आपका 15 है, और स्टैंडर्ड डेविएशन 26 है। इज इट पॉसिबल और नॉट? मतलब अगले साल जो रिटर्न आएगा ना उसका एवरेज 15 आ रहा है और स्टैंडर्ड डेविएशन 26 आ रहा है। ऐसा हो सकता है, ऐसा कि नहीं हो सकता है? नहीं हो सकता है, क्यों? ये एक तो आप है ना गलत पकड़ गए। वेटेड एवरेज मतलब दो स्टॉक आए तब की बात है, हम तो एक स्टॉक का ही कर रहे हैं अभी। ये वो अलग पूरा स्टोरी था, वो तो मैंने सिर्फ डिस्कस किया। ये तो सिंपल कंसेप्ट है कि आप अगर वो मीनिंग समझे ना स्टैंडर्ड डेविएशन का और मीन का, तो शायद क्वांटिफाई कर पाओगे। हाँ, हाँ रिलेटेड है, तो वो 15 से ज्यादा नहीं हो सकता है। मीन के हिसाब से होगा, परफेक्ट है। हम्म। चलो मैं फाइनल, आप बोलना मेरा एवरेज 15 आ रहा है। वापिस से बोल रहा हूँ, आप थोड़ा स्कोप को नैरो डाउन कर गए कि ये रिटर्न का ही बात है। स्टैंडर्ड डेविएशन इज अ यूनिवर्सल कंसेप्ट, बहुत जगह यूज होता है वो। ठीक है, तो मान लो आपने 3 नंबर का एवरेज करा, वो 15 आ रहा है, और डेविएट जो है ना वो 26 से हो रहा है। इज इट पॉसिबल और नॉट? नॉट पॉसिबल ना। मतलब मैक्सिमम डेविएशन कितना होगा? 15। ऐसा कितने लोग को लग रहा है? चलो देखना ध्यान से, एक बार ध्यान देना। 2017, 2018 और 2019, यहाँ पे आपका रिटर्न आया 5, राइट? यहाँ पे आया 55, और यहाँ पे आया -40। मतलब वो तो मेरा मन ना, मैं तो कुछ भी रखू। करो आप इसका एवरेज, 3 का सिंपल एवरेज। तो एक्स बार क्या आ रहा है? 6.67। विदाउट कैलकुलेशन आप बोलो, अगर मैं इसका वो स्टैंडर्ड डेविएशन निकालूंगा तो 6.67 से ऊपर आएगा कि कम आएगा? कैलकुलेट करोगे वो अलग बात है, बट आपको फील क्या आ रहा है देख के? ज्यादा ही आएगा ना। आप देखो इसमें कितना डेविएशन है, -1.67। 55 में से 6.67 हटाओ तो पता नहीं 49 समथिंग डिफरेंस हो गया। फिर -40 से +6, तो 46 का डेविएशन है। तो आप ना समझो ध्यान से, वो तो आप, फिर तो क्या हुआ कि 15 मेरा एक्सपेक्टेड रिटर्न है, और आप क्या बोल रहे हो कि मैक्सिमम इसमें डेविएशन ऑन एन एवरेज कितना हो सकता है? 15। इसका मतलब आप नेगेटिव रिटर्न का तो स्कोप ही हटा दिया, क्योंकि एवरेज में डेविएशन कितना है? 15, और रिटर्न आने वाला है 15। तो कम, अगर नेगेटिव ही जाता है मेरे साइड, तो 15 में से 15 माइनस करो तो 0 आएगा। नेगेटिव रिटर्न कभी नहीं आ सकता है, बट आ सकता है नेगेटिव रिटर्न भी, राइट? तो डेविएशन का रेंज आपके मीन से डिसाइड नहीं होता है, ठीक है? वो आपके डेटा का कैसा है ना, उससे डिसाइड होता है। और वापस से बोल रहा हूँ कि बहुत बार ऐसा होगा ना कि आप डेटा देख के ये क्वांटिफाई कर पाओगे कि इन दोनों में डेविएशन किस में ज्यादा है। अभी भी कर पा रहे होंगे, इतना कॉम्प्लिकेटेड है ही नहीं। और ये भी आपको ये समझ आ रहा है कि एवरेज इसका 6.67 है। अपने करना हो तो कर सकते हैं, बट गारंटीड है कि डेविएशन विल बी हायर देन दिस। मीन से ज्यादा डेविएशन हो ही सकता है, ठीक है? तो वो डेटा डिपेंड करता है। बहुत माइनस हो, बहुत प्लस हो, बहुत फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो एवरेज में 10 आ रहा है बट उसका डेविएशन 30% है। पॉसिबल है ऐसा? क्लियर है? सेट हो रहा है कि नहीं है? परफेक्ट ना, ओके। चलो नेक्स्ट देखना आप लोग। नेक्स्ट जो कैलकुलेशन है ना, अगेन दैट इज द कैलकुलेशन ऑफ एक्स। लिखना आप लोग एग्जाम्पल नंबर 3 या एग्जाम्पल नंबर 4। ये मैंने कंप्लीट नहीं किया, आई होप ये आपको ये वाला सम। ये आंसर आ रहा होगा सबका, करेक्ट ना? ओके, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके, प्रोबेबिलिटी, ये थोड़ा प्रोबेबल डेटा आ गया, एंड रिटर्न।
तो हम लोग सपोज 2022 के लिए रिटर्न निकालने बैठे हैं, क्लियर है। अब मेरे पास पास का कोई डेटा ही नहीं है, ऐसा होता है नया कंपनी है आपके पास पास का डेटा अवेलेबल नहीं है, तो आपने सिनेरियो प्रेडिक्ट करे कि ये भी हो सकता है वो भी हो सकता है, तो ऐसे 3 अलग अलग सिनेरियो आए आपके पास। 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि अगले साल आप कितना % रिटर्न कमाओ, 10। 0.3 प्रोबेबिलिटी है दैट नेक्स्ट ईयर रिटर्न जो आपका आएगा वो आएगा 15%, राइट। एंड 0.2 प्रोबेबिलिटी है कि नेक्स्ट ईयर का रिटर्न आएगा आपका 12.5%। तो इसका एवरेज क्या क्या होगा, 3 को टोटल करके डिवाइडेड बाय 3, मतलब वो प्रोबेबिलिटी वेटेड एवरेज प्रोबेबिलिटी इनटू, मतलब यहाँ पे है ना, ध्यान देना एक एक्स्ट्रा कॉलम बनेगा दैट इज p इंटू एक्स। चलो 10 इंटू 0.5 कितना आया 5, 15 इंटू 0.3 दैट इज 4.5 एंड 12.5 इंटू 0.2 दैट इज 2.5। इसको आप कह सकते हो क्या पता है x बार। तो बोलो ना टोटल कितना आ रही है 12। आई होप ये समझ आ रहा है। वहां पे क्या था, टोटल करके डिवाइडेड बाय 3 करना था, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के साथ होगा। द मोमेंट यू कैलकुलेट x बार, फिर आपका कैलकुलेशन वही है कि अब x माइनस एक्स बार होगा, ठीक है। मतलब जो डेविएशन, चलो ध्यान देना आप एक बार यहाँ पे, 10 में से 12 -2, 15 में से 12 3 पॉजिटिव, राइट। एंड 12.5 में से 12 0.5 पॉजिटिव, पॉजिटिव ना। तो समेशन x माइनस एक्स बार कितना आया, 0 आना चाहिए ना। मतलब ये अगर आप टोटल कर रहे हो ना तो वो रॉन्ग है। आप ऐसे थोड़ी टोटल होगा, आप अब ना चेंज, उसमें तो क्या था कि सबको इक्वल रिस्पेक्ट है, यहाँ पे इक्वल रिस्पेक्ट नहीं है। यू हैव टू चेक इन प्रोबेबल विद प्रोबेबल डेटा। तो अगर आपको, वैसे तो मैं पहले भी बोल रहा था कि चेक करना ही नहीं चाहिए, ये 0 ही है, ठीक है, तभी आप आगे जा रहे हो। बट अगर चेक करना हो तो इसके साथ 0.5 मल्टीप्लाई करो, वो करना पड़ेगा ना। आप टोटल क्यों करने बैठे, उसका अलग अलग रिस्पेक्ट है। तो -2 इंटू 0.5 करो, क्या आ रहा है -1। ये इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.3, तो ये कितना आएगा 0.9। और ये इवेंट होने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.2, तो ये कितना आएगा 0.1। अब करो टोटल, यू विल गेट दी 0। आए ना 1 -1 प्लस 0.9 एंड प्लस 0.1। तो वो प्रोबेबिलिटी के साथ देखोगे देन यू विल गेट इट इज 0, टोटल में नहीं आएगा 0, क्लियर है, क्योंकि ये प्रोबेबल डेटा वाला सम आ गया। खैर चलो ध्यान देना, अपने ये करते भी नहीं है और ये करना ही नहीं अपने को 0, ठीक है। ये नंबर आया -2, 3 एंड 0.5। तो इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है, x माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो चलो ये कितना आ जाएगा 4% स्क्वायर। फिर ये 3 का अब करोगे तो 9% स्क्वायर। 0.5 का करो, आई थिंक 0.25% स्क्वायर, राइट। यही है ना, ओके। ये आपका सेकंड स्टेप हो। अब क्या करते हैं आप याद करो, टोटल करके डिवाइडेड बाय 3 एवरेज करते हैं। बट यहाँ पे ना एवरेज प्रोबेबिलिटी के साथ होगा, ठीक है। आप टोटल कर ही नहीं सकते, आप जैसे ही इस सब का टोटल करने गए ना वहां पे ही सम गया, बिकॉज यहाँ पे नॉर्मल तीनों का इक्वल इक्वल रिस्पेक्ट नहीं है तीनों ईयर का। 0.5 अलग है, 0.3 अलग, प्रोबेबल डेटा के साथ सम हो रहा है। तो यहाँ पे एक और कॉलम ऐड करेंगे अपने, ध्यान देना। अब क्या प्रोसेस हो रहा है पता है, वो टोटल करके डिवाइडेड बाय 3 कर रहे थे ना, उसकी जगह क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी इंटू x माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये एवरेज हो गया। ध्यान देना 4 का कितना चांस है 0.5, तो ये हो गया आपका 2%स्क्वायर। फिर 9 का कितना चांस है 0.3, तो 9 इंटू 0.3 करो 2.7%स्क्वायर। फिर 0.25 इंटू 0.2 0.05% एक बार रुको ध्यान से। आप लोग स्टैंडर्ड डेविएशन कैलकुलेशन में क्या करते हो, x माइनस एक्स बार, दूसरा स्टेप क्या है, उसको स्क्वायर करो। क्यों करना है, बिकॉज उसका समेशन 0 होता है। तो ये आपका स्टेप नंबर 1 था, ये स्टेप नंबर 2 है। फिर x माइनस एक्स बार स्क्वायर को क्या करते हैं, टोटल, टोटल करके डिवाइडेड बाय 3, मतलब एवरेज करते हैं। तो ये आपका एवरेज हो गया, ये एवरेज ही हुआ ना, टोटल करके डिवाइडेड बाय 3 नहीं, जो रिस्पेक्टिव नंबर है उसका प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई। यहाँ पे नहीं करा आपने, ये 12 के लिए क्या करा था, ये टोटल करके डिवाइडेड बाय 3 करा कि ये नंबर को इससे मल्टीप्लाई किया,
मल्टीप्लाई किया ना, तो इन सेम मैनर ये जो नंबर है उसको मुझे एवरेज में कन्वर्ट करना था, तो ये नंबर जो थे उसको मैं प्रोबेबिलिटी के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब ध्यान देना, समेशन p इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, इसका समेशन करो तो 4.75% स्क्वायर, इट इज स्ट्रेट अवे वेरियंस। ये वेरियंस आ गया, जो डिवाइडेड बाय 3 करके लाते थे ना, वो आ गया यहाँ पे। अब अगर आपको स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन इसको स्क्वायर रूट में लेके जाना पड़ेगा। 4.75 स्क्वायर रूट, ठीक है, 4.75 का स्क्वायर रूट बोलो, 2.1794 परसेंटेज, परसेंटेज स्क्वायर नहीं है, परसेंटेज, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन। अगेन एक बार स्लो के देखोगे ना, तो भले पहली बार कर रहे हो बट सेट हो जाएगा, कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। सिंपल एवरेज करना है, यहाँ पे वेटेज एवरेज करना था, दैट इज योर एक्स बार। पहला स्टेप है एक्स माइनस एक्स बार, दूसरा है एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, फिर उसका एवरेज। अगर आप पास्ट डेटा के साथ कर रहे हो तो टोटल डिवाइडेड बाय एन, अगर प्रोबेबल डेटा के साथ कर रहे हो तो p इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, ये वाला कॉलम एक्स्ट्रा आएगा। द मोमेंट ये आ जाता है, इसका टोटल करो तो ये वेरिएंस आ गया स्ट्रेट अवे, एवरेज करने की जरूरत नहीं है। फिर आप लोग है ना उसको 4.75 को डिवाइडेड बाय 3 करते हैं, मतलब वो ब्लंडर हो जाएगा, ठीक है। आपने एवरेज करके लाया 4.75, वो वेरिएंस है, उसको आप स्टैंडर्ड डेविएशन में कन्वर्ट करो तो स्क्वायर रूट के साथ, एंड दैट इज 2.1794, दैट इज योर एसडी, करेक्ट। और इंटरप्रिटेशन वाइज वापस से वो कह सकते हैं कि अगले साल वी आर एक्सपेक्टिंग दैट 12% रिटर्न आएगा, वो डेविएट हो सकता है, और जो डेविएट होने का एवरेज है दैट इज 2.17। क्लियर, ठीक ना? चलो आप लोग मैं करता हूँ शेयर। लास्ट कॉलम एक बार वापस से शेयर करता हूँ, एक बार आप लिखो, ये आप लिख लो एक बार। चलो हो गया, कॉपी हो गया ये। सी लास्ट कॉलम क्या था, एक बार ध्यान दो। आप अभी नॉर्मल सम कर रहे थे ये वाला, तो ये आपने एक्स बार निकाला, राइट। फिर उसका एक्स माइनस एक्स बार किया, ये एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर करा। उसके बाद हमको क्या करना है, इसका टोटल करना है, टोटल करके डिवाइडेड बाय 3। जैसे यहाँ पे एक्स बार निकाला था ना, वैसे ही सेम एवरेज करना है। तो यहाँ पे क्या कर रहे थे हम, इसका टोटल करके डिवाइडेड बाय 3 हो रहा था टू कैलकुलेट 8.67। इन अ सेम मैनर इसका टोटल कर रहे हैं अपने और डिवाइडेड बाय 3 कर रहे थे, ये वाला कैलकुलेशन। अब है ना, जब प्रोबेबल डेटा होगा ना तो टोटल करके डिवाइडेड बाय n नहीं होता है, नंबर ऑफ ईयर्स। प्रोबेबल डेटा में क्या होगा, जैसे आपने ये निकाला, ये वाला नंबर, ये वाला कॉलम। अब ना अगर आपको कॉन्फिडेंस लाना हो ना, तो ये कॉलम का अगर मैं आपको एवरेज करने का बोलूं, ये वाले कॉलम का रिटर्न का, तो नॉर्मल सर्कमटेंसेस मतलब जो पास्ट डेटा है उसमें आप इन तीनों का टोटल डिवाइडेड बाय 3 करते। प्रोबेबल डेटा में क्या किया आपने, 10 इंटू 0.5, 15 इंटू 0.3, 12.5 इंटू 0.2 एंड यू हैव गॉट 12%। इन अ सेम मैनर
मैं आपको ये जो x माइनस एक्स बार स्क्वायर है उसका एवरेज करने का बात कर रहा हूं मैं, और एवरेज आते ही वो वेरिएंस है सीधा टोटल करके डिवाइडेड बाय 3 जो कर रहे थे। तो जैसे आपने यहाँ पे इस तरीके से मल्टीप्लाई किया है ना, सेम मैनर ये 4 इंटू 0.5 करा मैंने, मतलब प्रोबेबिलिटी के ये इवेंट होने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो ये इवेंट होने की 0.5 प्रोबेबिलिटी है। ये 9 इंटू 0.3 करा, 0.25 इंटू 0.2 करा, ये डेटा आया, फिर इसका जो टोटल करा ना दैट इज स्ट्रेट अवे एवरेज। ठीक है, वो एवरेज ही आ गया आपका। जैसे यहाँ पे 12 एवरेज आया था, वैसे सेम मैनर में 4.75 आपका एवरेज आ गया। एवरेज मींस दैट इज योर वेरिएंस। फिर उसका स्क्वायर रूट करे, बिकॉज वेरिएंस इज कोटेड इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज स्क्वायर, तो वी हैव टू कन्वर्ट दैट इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन बाय डूइंग व्हाट, स्क्वायर रूट। तो 4.75 का हमने स्क्वायर रूट किया जो स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो हो कंफ्यूजन तो बोलो आप चैट बॉक्स में। ओके ना, चैट बॉक्स में जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं, एडवाइजेबल ये है कि आप आपका जो क्वेश्चन है ना यू शुड शेयर इन एवरीवन, ठीक है, अदरवाइज क्या होगा कि वो रिपीटेशन हो जाएगा क्वेश्चन का। चलो नेक्स्ट सम लिखना आप लोग, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न NSD फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। ओके ईयर, सॉरी ईयर नहीं है, प्रोबेबिलिटी एंड रिटर्न, दो ही कॉलम, प्रोबेबिलिटी एंड रिटर्न। अपने स्लो डाउन होके करना, गलत नहीं आना चाहिए आंसर। आप एक बार प्रॉपर स्लो होके प्रॉपर कैलकुलेट कर दो। पहले P इंटू एक्स दैट इज पी एक्स, ये आपको एवरेज देगा, देन वो x माइनस एक्स बार स्क्वायर, फिर एवरेज एंड फिर स्क्वायर रूट। मतलब क्या प्रॉब्लम है, 0.4 दो बार हो तो क्या प्रॉब्लम है, बट 0.4 ऐसा चांस है कि 10% मिलेगा, 0.4 ऐसा है कि 15% मिलेगा, तो दोनों अलग हो गए, सिनारियो अलग है रिटर्न का। क्या रहा है इस बार 14 for standard deviation 3.7 आ रहा है।
3.74 इज अ स्टैंडर्ड एविएशन और ये आपका 14 आ रहा था। चेक करते चलो एक बार। एक आपने P इंटू एक्स वाला कॉलम बनाया होगा, प्रोबेबिलिटी इंटू एक्स, इसको एक्स कहते हैं रिटर्न को, मतलब जिसका आप मीन और डेविएशन निकाल रहे हो उसको आप एक्स से नोटेशन दे दो। तो 10 इंटू 0.4 4%, 0.4 इंटू 15 6%, ये 4। सो इसको आप है ना एक्स बार कह सकते हो इसके टोटल को। ये आपका एवरेज ही आ गया ना, इसका टोटल करोगे तो एवरेज है, उसको फिर डिवाइडेड बाय 3 करने की जरूरत नहीं है, ये आपका एवरेज आ गया। सेकंड क्या है आपका x माइनस एक्स बार। तो 14, ये 14 है, इसमें से इसको नहीं हटाना, ये तो एवरेज था ना। 14 में से क्या हटाना है आपको, 10 4 सॉरी -4 आएगा ना ये, मतलब 10 में से 14 हटाना है, 15 में से 14 1 और 20 में से 14 6। इसका टोटल नहीं करना चाहिए, नहीं आएगा, वो वेट के साथ आएगा, ठीक है, अगर आपको करना हो तो। नेक्स्ट क्या है, x माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो 16 का क्या हो जाएगा, 16 सॉरी 4 का क्या हो जाएगा, 16% स्क्वायर। ओके, फिर उसके बाद 1 का क्या हो रहा है, 1% स्क्वायर, और इसका 36% स्क्वायर। मेरे को एवरेज करना है, प्रोबेबल डेटा है ना, तो एक और कॉलम आपको यहाँ पे ज्वाइन करना पड़ेगा, p इंटू एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर। तो 16 इंटू 0.4 6.4% स्क्वायर, 1 इंटू 0.4 दैट इज 0.4, 36 इंटू 0.2 7.2% स्क्वायर। तो इसका समेशन अगर करूं मैं, प्रोबेबिलिटी x माइनस एक्स बार स्क्वायर इज इक्वल टू, टोटल करो कितना रहा, 1.4। ऐसा कोई कोइंसिडेंट है, इसका और इसका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, वो अलग ही नंबर आता है जनरली। 14% स्क्वायर आया ना, ये वेरियंस है आपका। आई होप ये समझ आ रहा है कि ये क्या है, स्ट्रेट अवे वेरियंस, दैट इज 14% स्क्वायर। we have to calculate standard deviation, that is square root of variance। तो variance का square root 14% square, बोलो yes 3.74, that is your standard deviation, correct। चलो नेक्स्ट लिखना एक लास्ट समय, मतलब प्रोबेबल डेटा के साथ एक और चीज ऐड करनी है अपने को। चलो लिखना कैलकुलेट, दैट इज द लास्ट एग्जांपल, कैलकुलेट expected return and standard deviation from the following information। ओके, प्रोबेबिलिटी, तीन कॉलम आना ना एक बार, डिविडेंड पर शेयर एंड मार्केट प्राइस आफ्टर 1 ईयर। ओके, 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि डिविडेंड आपका 20 रुपीज हो पर शेयर, और प्राइस हो आपका 840 रुपीज आफ्टर 1 ईयर। 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि डिविडेंड आपका 50 रुपए हो और प्राइस 880 रुपीज हो आफ्टर 1 ईयर। 0.2 प्रोबेबिलिटी है कि डिविडेंड 60 रुपीज हो और जो प्राइस हो वो हो 900 रुपीज। ओके, नेक्स्ट लाइन में लिखना करंट मार्केट प्राइस इक्वल टू 800 रुपीज। सो ये नया है कुछ, अपने को क्या निकालना है पता है, एक्सपेक्टेड रिटर्न परसेंटेज वाला गेम और उसका डेविएशन। तो रिटर्न ही नहीं दिया है,
ये कैलकुलेट हो जाएगा, कैसे होगा ध्यान दो। सी मैं आपको अगर ऐसा टेबल देता ये दो वाला तो कर देते ना सम, तो वो इनडायरेक्टली वैसा टेबल ही है। आप ध्यान से देखो यहाँ पे, एक बार ध्यान देना, सॉल्यूशन ध्यान देना आप लोग। चलो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी एंड रिटर्न चाहिए इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। ओके, तो पहला क्या है, प्रोबेबिलिटी है 0.5। ओके, आपका करंट मार्केट प्राइस क्या चल रहा है, 800। और अगले साल अगर आप ये स्टॉक को होल्ड कर रहे हो तो प्रोबेबिलिटी 0.5 है कि अगले साल इसका वैल्यू क्या हो जाए, 840। और मीनवाइल आपको डिविडेंड कितना मिलेगा, 20 रुपीज। ये इवेंट की बात कर रहे हैं। तो एक इन्वेस्टमेंट में, इक्विटी इन्वेस्टमेंट में आपका रिटर्न दो तरीके से आ सकता है, एक इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड, सेकंड इन फॉर्म ऑफ कैपिटल एप्रिसिएशन। दैट इज द टोटल टू वे ऑफ योर रिटर्न। ठीक है, उसके अलावा तीसरा कोई वे नहीं है जिससे आपको रिटर्न मिले। तो अगर आपको रिटर्न क्वांटिफाई करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, तो देखो आपका डिविडेंड, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं, डिविडेंड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय इन्वेस्टमेंट। क्लियर है? तो चलो यहाँ पे ध्यान देना, 0.5 प्रोबेबिलिटी क्या है कि 20 रुपए डिविडेंड मिले और 40 रुपए का कैपिटल एप्रिसिएशन मिले। 40 समझ आ रहा है? करंट प्राइस 800 है और एक साल के बाद 0.5 प्रोबेबिलिटी है कि 840 होगा, तो 40 रुपए का एप्रिसिएशन है। टोटल रिटर्न कितना होगा, 60। बेस व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट, करो 60 डिवाइडेड बाय 800 इनटू 100 टू गेट आंसर इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। 7.5 आ रहा है। ओके, 7.5। फिर यहाँ पे 0.3 प्रोबेबिलिटी है कि डिविडेंड कितना आएगा, 50 और कैपिटल एप्रिसिएशन 80। कैपिटल एप्रिसिएशन 80 समझ आ रहा है कि 800 रुपए आज प्राइस है, एक साल बाद 880 हुआ तो एप्रिशिएट कितना हुआ, 80 रुपीज। और 50 रुपए डिविडेंड के फॉर्म में, टोटल रिटर्न कितना हुआ, 130। 130 में आपका इन्वेस्टमेंट कितना है, 800 का, बोलो रिटर्न 16.25। और 0.2 में डिविडेंड कितना आ रहा है, 60 रुपए और कैपिटल एप्रिसिएशन आ रहा है 100। 100 ना, 800 से 900 हो जाएगा प्राइस, बट प्रोबेबिलिटी उसका 0.2 ही है। सो टोटल रिटर्न इज 160 डिवाइडेड बाय 800, 20 ना। तो अब आपके कंफर्ट जोन का सम हो गया है, रिटर्न आ गया 7.5, 16.25 एंड 20, और उसका प्रोबेबिलिटी है। आपका काम अब स्टार्ट होता है, कैलकुलेट पी एक्स, एक्स माइनस एक्स बार एंड सो ऑन। ठीक है, वो पूरा सम कंप्लीट करना। तो डेटा ना आपको पूछ के नहीं दिया जाएगा, ये तो मैंने एक और तरीका ये लिखवाया, दो तीन और भी तरीके हैं जहां पे आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। सी एक बात सुनना ध्यान से, पहले तो नॉर्मल मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन के कोई मार्क्स नहीं है। अब ये समझो कि कैलकुलेट स्टैंडर्ड डेविएशन एंड मीन, बोले 8 मार्क्स दे दो, तो ऐसा आएगा नहीं। क्लियर है? वो मॉडर्न पोर्टफोलियो थियरी का सम होगा, उसमें ये कैलकुलेशन काम आएगा अपने को। ठीक है, हाँ कभी कभी उनको लगा कि चलो पास करने बहुत बार, बहुत सारे लोग एक साथ करने हैं, तो उस टाइम ऐसा हो सकता है कि 6 मार्कर और 7 मार्कर सम मिले, कैलकुलेट एक्सपेक्टेड रिटर्न एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। बहुत रेयर प्रोबेबिलिटी है, बट एक दो बार मैंने देखा है तो मैंने आपको बोला। बाकी नॉर्मल सर्कमटेंसेस में पॉसिबल नहीं है कि एसडी और मीन कैलकुलेट करने के मार्क्स हो। वो मॉडर्न पोर्टफोलियो में पहला या दूसरा स्टेप होगा, उसके आगे के को रिलेशन, को वेरियंस, वो सब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, राइट? तो चलो ये आप ये वाला अगर है आपके पास, फिर तो आपके कंफर्ट जोन का है। ठीक है, फिर आप कर सकते हो। कितना है? 5.28, दैट इज स्टैंडर्ड एविएशन। और एक्सपेक्टेड रिटर्न 12.625।
फर्स्ट कॉलम क्या बनेगा, पी एक्स, राइट। तो ये 3.75%, ये है 4, ये कितना आ रहा था, 0.3 इंटू 16.25, 4 पॉइंट, ओके 875। तो आपका एक्स बार आया था 12.625, परफेक्ट। देन यू हैव टू गो फॉर एक्स माइनस एक्स बार, दूसरा इसके बाद का कॉलम है एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, और ये जब से प्रोबेबिलिटी वाला टाइम स्टार्ट हुआ है तब से ये कॉलम आपने एक्स्ट्रा बनाना स्टार्ट किया। चलो तो बताना ना, 7.5 में से ये माइनस करे तो कितना आ रहा है, नेगेटिव 5.125। फिर 16.25 में से ये माइनस करे तो 3.625 इज पॉजिटिव नंबर, राइट। और ये 375, दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव नंबर। फिर उसको स्क्वायर रूट बोलो, 265% स्क्वायर, फिर 3.625 का स्क्वायर 13.140, 140% स्क्वायर, 7.375 स्क्वायर 54.390। ये इसके बाद आपको एवरेज करना है, प्रोबेबल के साथ एवरेज कैसे होगा, ये मल्टीप्लाई बाय ये प्रोबेबिलिटी, तो 26.265 इंटू 0.5, 13228% स्क्वायर, 13.14 का 0.3। अयो भाई समझ आ रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, कितना रहे 9421, ओके। उसके बाद 7.87, ओके 10.878% स्क्वायर। इसका आप जब समेशन करते हो p इंटू एक्स माइनस एक्स वार स्क्वायर, समेशन ऑफ दिस विल गिव यू स्ट्रेट अवे वेरिएंस, कितना रहे 95% स्क्वायर, ओके। तो ये आपका वेरिएंस आ गया, वेरिएंस आया 27.95% स्क्वायर। स्टैंडर्ड डेविएशन मींस इसको स्क्वायर रूट में करना पड़ेगा, तो स्क्वायर रूट में अगर 27.95% स्क्वायर को स्क्वायर रूट में करें अगर 2870%, दैट इज योर स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। आ रहा है सबका ये, ये ना इंट्यूटिव होना चाहिए कैलकुलेशन। आपको अगर सेकंड थॉट आ रहा है ना कि इसके बाद का कॉलम क्या बनेगा, तो आप प्रॉब्लम में रहोगे, बिकॉज है ना, ये आपने कितने कॉलम का बनाया, 6 कॉलम का टेबल बनाया, ये 10 कॉलम का बनेगा। जब आप कोवेरिएंस कोरिलेशन में एंटर करोगे तो आपको ऐसा थॉट नहीं आना चाहिए। ये ना वैसे आप ध्यान से देखो ना, तो थोड़ा टाइम दे दे अपने, तो एकदम क्लियर है। आप नेक्स्ट स्टेप क्यों कर रहे हो ना, वो अपने आप से पूछ लो, तो वो आपको प्रॉब्लम में नहीं डालेगा कि नेक्स्ट क्या करना है। तो आपको सीक्वेंस पता है कि एवरेज निकाला, एक्स माइनस एक्स बार किया, वो नहीं चलेगा तो स्क्वायर करा। स्क्वायर में प्रॉब्लम क्या है कि वो परसेंटेज स्क्वायर आएगा, तो पहले तो अपने उसका एवरेज करते हैं, एवरेज करने के बाद उसको स्क्वायर रूट करते हैं। ऐसा ये 4 लेयर स्टोरी है। एवरेज कर दो, एक्स माइनस एक्स बार स्क्वायर, दैट इज स्टेप 2, उसका एवरेज दैट इज स्टेप 3, स्क्वायर रूट, ठीक है, दैट इज स्टैंडर्ड डेविएशन, राइट। डन। चलो तो यहाँ तक है। नेक्स्ट वीक में मोस्ट प्रोबेबली यू विल फाइंड 3 लेक्चर, उसमें 2 एसएफएम के होंगे और 1 डीटी का होगा। तो उल्टा भी हो सकता है, ठीक है, मतलब 2 डीटी के भी हो सकते हैं शायद, बट आपको ना ज्यादा मिलेंगे एसएफएम के लेक्चर। उसका रीजन ये है कि एसएफएम में ना चीजें कनेक्टेड नहीं है। जैसे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट जो है, वो अगर आप पढ़ लो पूरा तो उसका आगे किसी के साथ कनेक्शन नहीं है, ठीक है। डीटी में क्या ज्यादा चला लेंगे ना, तो फिर नए वाले लोगों को एकोमोडेट करने में प्रॉब्लम पड़ेगा, ठीक है, उसको कहाँ से बिठाए बीच में से। बट एसएफएम में ऐसा नहीं है, स्पेसिफिकली 2 टॉपिक ऐसे, म्यूचुअल फंड इज आइसोलेटेड टॉपिक जो सेपरेटली पढ़ सकते हैं, और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी ऐसा है। और आप लोग, वैसे तो आप लोग एक्सपीरियंस हो, बट ना ध्यान देना आप लोग, बैकलॉग वाला स्टोरी ना हो अपने साथ, वरना 6 महीने आगे जाएंगे और कुछ नहीं। और अब तो है ना, वो नोशनल बातें नहीं है, एकदम फैक्ट है। अगर आप अपना ओवरऑल ड्यूरेशन 6 महीने बढ़ाओगे तो इंटरमीडिएट में तो ऐसा है कि फाइनल में जाएंगे फिर है। अभी तो क्या है कि 6 महीने आगे बढ़े तो जो अर्निंग 6 महीने लेट स्टार्ट होगा, क्लियर है।
तो क्लियर, मतलब आप सीधा सीधा कनेक्ट कर पाओगे। आप है ना, एक बार वापस से बोल रहा हूँ, प्रॉब्लम क्या आता है एज अ फाइनल स्टूडेंट की जो आर्टिकलशिप का लोड है, क्लियर है, उसके साथ ये एकदम नेचुरल प्रोसेस है। मान लो आप है ना आर्टिकलशिप में एक पर्टिकुलर दिन पे आप बहुत ज्यादा काम करा है आपने, तो आपका वो जो माइंडसेट है ना, वो ये कहेगा कि आज नहीं जाते हैं लेक्चर में, क्योंकि रिकॉर्डेड तो मिल जाएगा। मैं बोल रहा हूँ हाफ हार्टेडली क्लास में आ गए ना, दैट इज 10 टाइम बेटर देन जो आप वीडियो देखोगे, क्योंकि क्लासरूम में आते ही चीजें ऑटोमेटिक हो जाएगी, और उतनी है ना रिटेंशन आपको पता नहीं चलता है, बट जैसे आप ऊपर अपग्रेड होते हो ना, मतलब लेवल ऊपर आता है ना, तो अपना रिटेंशन पावर इंक्रीज होता है। अभी मैं आपको इंटरमीडिएट में बिठा दूं ना, तो उतना टाइम नहीं लगेगा चीजों को समझने में, इवन तो नया चीज हो तो भी इंटरमीडिएट लेवल का, तो रिटेंशन ऑटोमेटिक इंप्रूव होता है। तो आप हाफ हार्टेडली भी आ गए ना, मतलब थोड़ा बहुत आपका कॉन्सेंट्रेशन है वो बेटर रहेगा कंपेयर टू वीडियो में जाना। वो ऑप्शन तो सिर्फ इसलिए है कि बैकअप है आपके पास। कोविड टाइम से बाहर आ गए अपने, अगर अपने कुछ रिक्वायर है तो हम बंद भी कर सकते हैं कि भाई चलो अब सब लोग आ ही जाओ। वापिस बोल रहा हूँ, नहीं आया ना तो ग्रुप 3 स्पेसिफिकली, ये वाला इतना लेंदी है कि अगर आपने एक बार ट्रेन मिस करी, मान लो आप है ना 5 दिन बैकलॉग में चले गए, तो आप वापस उठ के नहीं आ पाओगे, क्लियर है, वो गारंटी। और दूसरा, जब तक ग्रुप 3 चल रहा है ना, ग्रुप 3, तो ना ट्राई ये करना चाहिए कि टाइम पे आए, डॉट टू डॉट। उसमें मेरे पास कंफर्ट है ग्रुप 4 में कि अपने 15 मिनट लेट स्टार्ट कर सकते हैं 6:45 को। यहाँ पे नहीं है, आप 6:30 पे आना, मोस्ट लाइकली 6:30 पे स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब वहां पे भी है ना, मेरा लेक्चर ही 15 मिनट लेट स्टार्ट होता है, कंसिडरिंग कि भाई जो आ रहे हैं वो आने दो, ठीक है, बाकी बहुत सारे लोग टाइम पे करते ही है। बट यहाँ पे तो 6:30 को ही होगा और 8:30 को ही मोस्ट लाइकली खत्म होगा, तभी जाके आप वो 4 घंटे पर डे में सिलेबस कंप्लीट कर पाओगे। बाकी सिलेबस कंप्लीट ही नहीं होगा। ये ग्रुप 3 की बात करें, ग्रुप 4 में अपने पास मार्जिन है, ठीक है, उसका कंपेरेटिवली सिलेबस थोड़ा कम है। तो ये दो चीज आप ध्यान रखना, एक बार रेगुलर, और इस बार है ना जो स्पाइरल या जो बुक जो भी बने, उसमें ना 2 सेगमेंट होंगे, एक क्लासरूम सम और एक होमवर्क सम। मतलब हर चैप्टर में सेगमेंट ही होगा, हर चैप्टर में। एसएफएम का तो ऐसा अंडर प्रोसेस है, हम लोग, मैं बोला है कि सारे चैप्टर में सारे सब्जेक्ट में ऐसा कर दो। तो अगर आपको वो लास्ट मोमेंट पे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करने अपने लिए, तो आप ना जो होमवर्क पैरेलली दिया जाए ना, आप रेगुलर बेसिस पे करो, वो कॉन्फिडेंस बूस्ट करने का काम करेगा। और आपको भ्रम रहेगा कि रिवीजन 2 बार 3 बार होगा। अगर आपका आर्टिकलशिप चल रहा है ना, तो नहीं होगा रिवीजन, एग्जाम देने के टाइम भी ज्यादा रिवीजन नहीं होगा। शायद आप एक बार पढ़ लो, और अगर 1 आध महीने का अगर लीव मिल रहा है तो एक बार रिवीजन हो जाएगा, प्रॉपर एक बार। तो जो मल्टीपल टाइम रिवीजन का स्कोप इंटरमीडिएट में था, वो नहीं है फाइनल में। अगर आपका आर्टिकलशिप चल रहा है पैरेलली, नहीं चल रहा है, आपका हो गया पहले, तो आपके पास बहुत लिबर्टी है, तो फिर आप 2-3 बार रिवीजन भी कर पाओगे, क्लियर है। तो क्लासरूम में आ जाना वो सबसे बेस्ट रहेगा। डन, चलो।